देखो जी, सीडो फोर्स तो लास्ट क्लास में जब किया उसी की एक एप्लीकेशन पार्ट पे चल रहा है आज का टॉपिक जो है, तो वेट और एपरेंट वेट का कंसेप्ट है। तो वेट जो बॉडी का डिफाइंड है वो तो कहा जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी को, नंबर 1 पॉइंट, यानी एम इंटू जी। इसको आप वेट के नाम से पढ़ते हो। और एपरेंट वेट क्या होता है? तो जब हम किसी बॉडी की वेट का मेजरमेंट्स करते हैं, और मेजरमेंट दो तरीके से कर सकते हो किसी भी बॉडी की वेट का आज की डेट में। या तो बॉडी को किसी जगह से सस्पेंड कर दिया जाए, हैंग करो आप, तो हैंग अ बॉडी बाय द रोप, देन टेंशन इन द रोप इज सेंसेशन फॉर द वेट एंड नोन एज एपरेंट वेट। ये हैंगिंग मेथड है। और दूसरा स्प्रिंग से भी हैंग कर सकते हो, जिसमें स्प्रिंग बैलेंस का कंसेप्ट आता है, इसको समझो। और तीसरा होता है वेइंग मशीन्स का कंसेप्ट, कि जब वेइंग मशीन्स के ऊपर हम लोग खड़े होते हैं तो हम अपना वेट मेजरमेंट करते हैं, यानी कि वेट एक मेजर करने वाली क्वांटिटी है और मेजर करने के तरीके अलग अलग हैं। स्प्रिंग बैलेंस, वेइंग मशीन और तीसरा रोप वाला मेथड है। 3 तरीके हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज करते हो वेट को मेजरमेंट करने के लिए। मोस्ट कन्वीनियंट जो है, मतलब जो कॉमर्शियली एप्लीकेबल है, जो आपको हर दुकान पे दिख जाएगा, हर एक शॉप पर दिख जाएगा, वो होता है वेइंग मशीन वाला कंसेप्ट। इवन घरों में भी अगर हमको अपना वेट मेजर करना होता है तो हम लोग घर पर भी वेइंग मशीन यूज करते हैं। हम लोग स्प्रिंग बैलेंस से लटकते नहीं है जा करके, कि स्प्रिंग से लटक करके अपना वेट मेजर करोगे आप। तो मोस्ट कन्वीनियंट वे, तरीका जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपना वेट अगर नापना है, तो जा करके मशीन पे खड़े हो जाओ, मशीन आपको बता देता है कि आप कितने वेट के हो। लेकिन मशीन बेसिकली हमारा वेट बताता है या फिर वो हमारा मास कैलकुलेट करता है? क्वेश्चन ये भी है कि जो मशीन्स होती हैं, तो इन तीनों का डिफरेंस समझो आप। वेट डिफाइन करा जा रहा है एम इंटू जी को, बॉडी का मास इंटू ग्रेविटी, इसको आप वेट डिफाइन करोगे। एपरेंट वेट किसको डिफाइन कर रहे हैं? वो डिपेंड करेगा, फिर से बोल रहा हूँ, एपरेंट वेट की जो डेफिनेशन है वो डिपेंड करता है आपका मेजरमेंट किससे हो रहा है, यानी कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो मेजरमेंट करने के लिए। दो दो कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं जो मतलब डेली लाइफ में यूज करे जाते हैं? तो एक हमारा कहलाता है स्प्रिंग बैलेंस, दूसरा हमारा कहलाता है वेइंग मशीन। वेइंग मशीन के केस में अपरेंट वेट हम किस चीज को कह रहे हैं? तो वेइंग मशीन के केस में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है उसको आप डिफाइन करोगे अपरेंट वेट के नाम से। और स्प्रिंग बैलेंस वाले केसेस में जो टेंशन फोर्स आएगी उसको डिफाइन करेंगे एज अ अपरेंट वेट। या रोप वाले केसेस में भी, तो रोप के केसेस में जो टेंशन फोर्स आएगी उसको डिफाइन करोगे आप अपरेंट वेट। मास के बारे में अगर बात करोगे तो मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज सेम इन ऑल केसेस, दैट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मेथड ऑफ मेजरमेंट। मेथड ऑफ मेजरमेंट का मतलब आपने कौन सा मशीन यूज किया है उससे फर्क नहीं पड़ता, बॉडी का मास आप सबके लिए सेम होता है। एंड द प्लेस ऑफ मेजरमेंट, प्लेस ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि आप उसको अर्थ पर मेजर कर रहे हो, या दूसरे प्लेनेट पर मेजर कर रहे हो, या अर्थ के पोल पर मेजर कर रहे हो, या अर्थ की इक्वेटर पर मेजर कर रहे हो, या किसी और लैटिट्यूड पर मेजर कर रहे हो, अर्थ से हाइट पे जाकर के मेजर कर रहे हो, अर्थ के अंदर जाकर के मेजर कर रहे हो, कहीं भी जाकर के मेजरमेंट्स करोगे तो मास ऑफ अ बॉडी एक परमानेंट कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब ये एक फिक्स वैल्यू होगी। बट वेट ऑफ द बॉडी, जिसको आप मास इंटू जी कह रहे हो, वो प्लेस टू प्लेस चेंज होगा, बिकॉज डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए ग्रेविटी की वैल्यू डिफरेंट है। तो अलग अलग प्लैनेट्स के हिसाब से जाएंगे तो बॉडी का वेट अलग अलग डिफाइन किया जाएगा। उसके अलावा बॉडी का वेट इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट को आप यूज कर रहे हो वेट को मेजरमेंट करने के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। हम लोग सिर्फ वेइंग मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज हम लोग का एक्सपीरियंस वेइंग मशीन का ज़्यादा है, बाकी सब चीज़ें हम लोगों ने अभी तक देखी नहीं है। बस ये ध्यान रखना, आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे वेइंग मशीन्स को लेकर के, वेइंग मशीन्स के वेट का मतलब होता है, वेट बाय द वेइंग मशीन का मतलब आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करना होगा। ये फंडामेंटल कंसेप्ट। नेक्स्ट, अब नॉर्मली जैसे अगर राइट साइड की दो फिगर्स मैंने दिखाई है, एक फिगर होती है जहां पर आप एक मास को सस्पेंड करते हो स्प्रिंग से, तो ये हमारा मास मान ले सस्पेंडेड है, तो ये पॉइंटर बता देता है कि अब कितने किलोग्राम का है ये। और दूसरा, आप जाकर के वेइंग मशीन पे खड़े हो जाते हो, तो वेइंग मशीन के अंदर भी एक पॉइंटर होता है, जो पॉइंटर हमको बताता है कि हम लोग कितने किलोग्राम के। तो फंडामेंटल्स क्या है इसका, कि जब आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हो तो आपके ऊपर दो फोर्सेस काम कर रही होती है। वेइंग मशीन पे खड़े होने पर हमारे ऊपर दो फोर्सेस काम करेंगी। एक फोर्स हम पर
ग्रेविटी की काम करेगी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा mg, और जब हम वेइंग मशीन पे खड़े होंगे तो मशीन की वजह से हमारे ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा ऊपर की तरफ n। ये दो फोर्सेस लगेगी, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो मशीन की वजह से लगेगा क्योंकि मशीन के ऊपर खड़े हम लोग, दूसरा ग्रेविटी अर्थ की वजह से लगेगा m इंटू जी। तो ये जो mg है इसको तो हम बॉडी का वेट डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन क्लियर करो पहले। और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इसको आप बॉडी का एपरेंट वेट डिफाइन करते हो, डेफिनेशंस का ही फर्क है दोनों के। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डिफाइंड एज द एपरेंट वेट एंड m इंटू जी इज डिफाइंड एज वेट, या कहीं कहीं पर इसको ट्रू वेट भी कहा जाता है, एपरेंट की जगह इसको कहीं कहीं पर ट्रू वेट के नाम से भी पढ़ते हो आप। अब क्या ये दोनों बराबर होंगे या फिर इनमें कोई डिफरेंस होगा, तो ये डिपेंड करता है कि जिस मशीन के ऊपर आप खड़े हो वो मशीन की स्टेट क्या है। आई मीन अगर वो मशीन हमारी स्टेशनरी है, मशीन हमारी ग्राउंड के ऊपर रखी गई है, रेस्ट पर है, तो अगर मशीन रेस्ट पे है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर खड़ा हुआ पर्सन भी रेस्ट पे होगा। और अगर हम रेस्ट पे होंगे तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से नॉर्मल और mg की वैल्यूज बराबर मिल जाएंगी आपको, यानी कि n बराबर mg, यानी कि एपरेंट वेट और रियल वेट में कोई फर्क नहीं होगा। एपरेंट वेट इक्वल्स टू द रियल वेट इफ दैट मशीन इज एट रेस्ट। बट अगर वही मशीन लिफ्ट के इनसाइड है यानी एलिवेटर के इनसाइड है और एलिवेटर का कुछ मोशन हो रहा होगा, तो नेचुरल सी बात है या तो नॉर्मल की वैल्यू mg से ज्यादा आएगी या फिर नॉर्मल की वैल्यू mg से कम आएगी। ये डिपेंड करेगा कि एलिवेटर कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है और कितनी एक्सेलरेशन है उसके अंदर। क्योंकि पिछली क्लास में आपसे कहा गया था कि जब कोई बॉडी आप इनसाइड एलिवेटर रखते हो तो वहां पर एक स्यूडो फोर्स एक्सपीरियंस होता है। वो लास्ट क्लास का पार्ट था हमारा जो स्यूडो फोर्स आपको डिस्कस किया गया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप इनसाइड लिफ्ट कंसिडर करोगे, जो हमारा ये डिस्कशन था कि लिफ्ट के अंदर किसी भी बॉडी के अंदर लिफ्ट की एक्सेलरेशन के अपोजिट साइड पर एक स्यूडो फोर्स भी लगेगा। तो इसको जरा वन बाय वन अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि वेइंग मशीन ऑन द ग्राउंड एंड वेइंग मशीन इनसाइड द लिफ्ट कि में डिफरेंस क्या आ रहा है। वेइंग मशीन ऑन द ग्राउंड का मतलब नॉर्मल और mg को आप इक्वेट कर दो और ये कह देना कि एपरेंट वेट और रियल वेट में कोई फर्क नहीं है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, सेकंड पैराग्राफ को देखेंगे। थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड व्हेन द स्केल एंड द पर्सन एक्सपीरियंस सम एक्सेलरेशन। जब तक वो एक्सेलरेशन में नहीं है तब तक तो नॉर्मल और mg की वैल्यू बराबर है एज पर न्यूटन लॉ, पर जिस टाइम पर एक्सेलरेशन आ जाएगा वहां नॉर्मल mg बराबर नहीं होंगे। इन तब आप ये कहोगे कि बॉडी का एपरेंट वेट और बॉडी का जो रियल वेट है उसमें फर्क है, बिकॉज दिस विल चेंज द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द पर्सन एंड द स्केल, मशीन और उसके बीच का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स चेंज होगा। अब इसके कुछ केसेस हैं हमारे, देखो कुछ केसेस कौन कौन से हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। नंबर 1, टोटल 6 केसेस डिवाइड किए मैंने। नंबर 1, सबसे पहले नो एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर। फोर्सेस दो ही रहेंगे, इसके बारे में ध्यान रखना है आप, सिर्फ दो फोर्सेस काम करेंगे, एक स्केल की वजह से वेइंग मशीन की वजह से नॉर्मल और एक ग्रेविटी की वजह से mg। ये दो फोर्सेस काम करेंगे हर एक सिचुएशन में, नॉर्मल और mg। तो जब कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, फर्स्ट केस नो एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर, देन इट इज वेरी क्लियर। अगर जीरो एक्सेलरेशन है इसका मतलब कि नो स्यूडो फोर्स, एंड व्हेन देयर इज नो स्यूडो फोर्स द ओनली फोर्सेस आर नॉर्मल एंड mg एंड दे आर इक्वल, सो नॉर्मल इक्वल टू mg। सिंपल सा आंसर बोलोगे आप। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है स्केल विल रीड ट्रू वेट व्हेन द एलिवेटर इज नॉट एक्सेलरेशन। ट्रू वेट इसको बोल रहे हैं, mg को हम लोग ट्रू वेट के नाम से पढ़ते हैं m इंटू जी, और नॉर्मल को आप पढ़ते हो इसमें रीडिंग ऑफ स्केल, जिसको एपरेंट वेट भी कह सकते हो। नॉर्मल मतलब रीडिंग बाय द स्केल भी कह सकते हो, या नॉर्मल को आप बॉडी का एपरेंट वेट भी कह सकते हो, दोनों को। केस 2, गोइंग अपवर्ड एंड स्पीडिंग अप, क्या रिजल्ट बनेगा देखो। फ्री बॉडी डायग्राम अभी भी सेम चलना है आपका, फ्री बॉडी डायग्राम स्टिल वैसे ही बनेगा हर बार, मतलब सारे केसेस में फ्री बॉडी डायग्राम एक जैसा ही बनेगा, नॉर्मल अप साइड पर और mg डाउनवर्ड साइड पर सिमिलर। बट अब सिचुएशन क्या होगी देखो, अगर एलिवेटर ऊपर की तरफ चल रहा हो और उसमें स्पीड बढ़ रही है उसकी, गोइंग अपवर्ड एंड स्पीडिंग अप, दैट मींस की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर है तो प्रीवियस कंसेप्ट लगाओ, लास्ट क्लास का स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन निकालो इसमें। और अगर अपवर्ड एक्सेलरेशन है तो लिफ्ट के अंदर में स्यूडो फोर्स की जो डायरेक्शन बनेगी वो लिफ्ट की अपवर्ड एक्सेलरेशन के एग्जैक्टली अपोजिट, दैट मींस की डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाओगी। यानी इस क्वेश्चन में नॉर्मल और mg के अलावा एक नया फोर्स आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसको स्यूडो के नाम से पढ़ोगे।
और अब जब इन सारी फोर्सेस को बैलेंस करोगे तो यहाँ पर इक्वेशन ये बन जाएगी दैट नॉर्मल इक्वल टू mg एन प्लस ma। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्मल का मतलब बॉडी की एपरेंट वेट से है और mg का मतलब बॉडी की ट्रू वेट, और क्योंकि उसमें m इंटू ए राइट साइड पर ऐड कर रहे हो, इसका मतलब क्लियर हो गया कि जो बॉडी का एपरेंट वेट है वो उसके ट्रू वेट से कुछ ज्यादा आ रहा है, m इंटू ए का एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है। ठीक है, सो नॉर्मल विच इज इक्वल टू mg प्लस ma, एपरेंट वेट मोर देन ट्रू वेट, ये लिखा है, दैट इज ग्रेटर देन द ट्रू वेट। यानी स्केल की जो रीडिंग आएगी दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रू वेट। एज एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हो और न्यूमेरिकल के फॉर्म में इसको देखना चाहते हो तो न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी ऐसे देख सकते हो। मान लो लेट्स से अगर आप मान ले कि 60 किलोग्राम का पर्सन है और 60 किलोग्राम का पर्सन ऑन स्केल है, वेइंग मशीन के ऊपर है, और एलिवेटर की जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हम नॉर्मल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो नॉर्मल की जो वैल्यू निकालोगे तो नॉर्मल की वैल्यू m इंटू जी प्लस ए, यानी मास हो गया 60, ग्रेविटी g की वैल्यू 10 प्लस अगेन मास 60 और एक्सेलरेशन की वैल्यू 2, यानी कुल मिलाकर के ये आएगा 720 न्यूटन नॉर्मल की वैल्यू। यानी कि स्केल की रीडिंग आएगी 720 न्यूटन की, 720 न्यूटन पर्सन, मतलब स्केल के हिसाब से पर्सन 720 न्यूटन का है। ऐसे में उसकी रीडिंग क्या आएगी मैं यहाँ पर एक और बता दूं, क्योंकि जब हम लोग घर में वेइंग मशीन लगाते हैं तो हमारा आंसर न्यूटन में कभी नहीं आता। आई मीन स्केल्स के ऊपर जो रीडिंग्स आती हैं वो न्यूटन में ना आकर के किलोग्राम्स में आती है। तो रीडिंग से पूछा जाए ना कि व्हाट विल बी द रीडिंग, तो रीडिंग बाय स्केल किसी भी न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी न्यूमेरिकल में रीडिंग बाय स्केल निकालने के लिए सिर्फ एक काम करना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन को वैल्यू ऑफ जी से डिवाइड करिए, एन डिवाइडेड बाय जी। तो नॉर्मल की वैल्यू 720 न्यूटन की है 720, और डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ जी से विच इज 10, ओवरऑल ये वैल्यू मिलेगी आपको 72, टोटल वैल्यू यहां पर आएगी 72 की। दैट मीन्स कि स्केल जो रीड करेगा वो 72 किलोग्राम रीड करेगा उस पर्सन के लिए जो एक्चुअल में 60 किलोग्राम का है। पर्सन जो कि अपने घर से अपना वेट 60 किलोग्राम मेजर करके गया था, वही पर्सन जब लिफ्ट के अंदर अपना वेट मेजर कर रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो 12 किलो वेट गेन कर लिया उसने, हैवियर फील करेगा। इसी को कहा जा रहा है कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ट्रू वेट। एक्सक्यूज मी सर, जी बताओ बच्चे। सर हमने एन को जी से डिवाइड क्यों किया? नहीं, हमने डिवाइड, देखो बता रहे क्या होता है एक्चुअली, ऐसे समझे, ये जो वेइंग मशीन्स होती है ना, पहली बात आप इसको वेइंग मशीन कहते हो, तो ये जो मशीन्स हैं इनके अंदर प्रोग्रामिंग होती है। आप कभी ये सोचा करो कि अलग अलग लोग उस मशीन पे खड़े होते हैं तो मशीन को कैसे मालूम चलता है कि निडल को कहाँ पर रुकना है। यानी यस उस मशीन के अंदर कुछ ना कुछ तो प्रोग्रामिंग सेट की गई होगी ना, कि जैसे ही कोई आदमी खड़ा होगा उसके निडल को ये मालूम चल जाएगा कि मुझे 70 पर रुकना है, कि मुझे 80 पर जाकर रुकना है, कि मुझे 90 पर रुकना है। तो वो ये एक इंटरनल प्रोग्रामिंग की जाती है मशीन के अंदर, यही इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो इंटरनल प्रोग्रामिंग ऐसे की जाती है कि जैसे ही कोई आदमी खड़ा हो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का मेजरमेंट किया जाए और उसको जी से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी निडल वहीं पर जा करके स्टे कर जाएगा। ये पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग है उसका। ओके सर। मतलब रीडिंग ऑफ स्केल, मतलब उसमें आप कह सकते हो कि पहले से प्रोग्राम्ड किया गया है, प्री प्रोग्राम्ड है। ठीक है जी, ऑलरेडी, मतलब ओके मशीन ये, हाँ, जो कंपनीज ये मशीन बनाती है ना वो उसके अंदर इस तरीके का प्रोग्राम सेट कर देते हैं पहले से ही। देखिए दुनिया की कोई भी मशीन जो होगी ना वो किसी न किसी लॉजिक पे ही काम करेगी। भाई आप थर्मोमीटर यूज करते हो, तो थर्मोमीटर को कैसे मालूम चलता है कि मुझे 102 डिग्री सेल्सियस पर रुकना है या फिर 98 डिग्री सेल्सियस पर रुकना है। तो उसके अंदर भी एक प्रोग्रामिंग सेट की गई है कि जैसे जैसे टेम्परेचर आएगा उसके हिसाब से उसका थर्मोमीटर मर्करी जो होता है वो राइज करता है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि वेइंग मशीन्स की के कंसेप्ट क्या है। नंबर वन सुनो, सबसे पहले मशीन अपना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करती है थ्रू अ साइंटिफिक प्रोग्राम। देन द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एज कैलकुलेटेड बाय दिस मशीन is divided by the value of gravity, and that is actually displayed on the screen.
स्क्रीन पर जो डिस्प्ले होके आएगा वो नॉर्मल डिस्प्ले नहीं होता, वो होता है नॉर्मल डिवाइडेड बाय जी। यानी फाइनली आप आंसर देखोगे कि फॉर द 60 किलोग्राम पर्सन द डिस्प्ले ऑन दैट मशीन विल बी 72 किलोग्राम। क्लियर होगा कंसेप्ट आपका? अभी हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि नहीं? अभी कुछ बचे हैं इसमें? बोलो जल्दी। यस सर। ठीक है। हाँ अच्छा, अब नॉर्मल कैसे कैलकुलेट करना है? तो नॉर्मल कैलकुलेट करने के लिए हम न्यूटन लॉ को यूज करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ। तो न्यूटन लॉ कहता है कि पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, उसके बगैर तो कुछ बात होती ही नहीं है। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम में कौन सा फोर्स दिखाएंगे? तो नॉर्मल और mg तो रियल फोर्स है, तो ये तो आपको हमेशा दिखाने पड़ेंगे इन ऑल केसेस। तीसरा फोर्स आप जो दिखा रहे हो ना नॉर्मल mg के अलावा, वो आप दिखा रहे हो स्यूडो फोर्स, जो कि तभी दिखाओगे जब लिफ्ट के अंदर कोई एक्सेलरेशन होगी। और लिफ्ट के अंदर जब एक्सेलरेशन होगी तो जिस तरफ एक्सेलरेशन होगी उसके अपोजिट साइड पर जाकर के हम लोग स्यूडो फोर्स रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरे केस पे आओ, गोइंग अप एंड स्लोइंग डाउन। क्या मतलब हुआ? लिफ्ट ऊपर जा रही है लेकिन स्पीड कम हो रही है, मतलब रुकने वाली है। किधर होगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इसकी? इट इज गोइंग अप, गोइंग अप डाउनवर्ड्स एंड स्लोइंग डाउन। हाँ, जा तो ऊपर रहे हो, मतलब वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, लेकिन स्पीड कम हो रही है, यानी कि रिटार्डेट हो रहे हो। तो रिटार्डेट होने का मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे होगी। तो जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे होगी तो फिर से नॉर्मल mg तो हर एक केसेस में आप एज इट इज दिखाते रहिए। स्यूडो फोर्स किस तरह दिखाएंगे बस ये देख लो आप इसमें। तो क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, दैट मीन्स स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ अपवर्ड्स। ma। अब बैलेंस कर दो, तो n प्लस ma इक्वल टू mg, n इक्वल टू mg माइनस ma। जस्ट आप डेफिनेशन याद करो। n मतलब बार बार याद दिला दूं आपको, n का मतलब एपरेंट वेट और mg का मतलब ट्रू वेट। यानी कि इस बार एपरेंटली आप अपने रियल वेट से कम फील करोगे, लाइटर फील करोगे। मतलब इसको भी अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज में लेके चलो, इसको भी न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो सपोज 60 किलोग्राम पर्सन को मान ले, अगर फिर से सेम वैल्यू यूज कर रहे हैं और एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान ले, जो पिछला डेटा था वही डेटा यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स की वैल्यू मास 60 इंटू ग्रेविटी 10 माइनस मास 60 इंटू 2, फिर से ये 480 न्यूटन आएगा, 480 न्यूटन। नाउ डिस्प्ले क्या होगा वो बता दें आपको। डिस्प्ले बाय द मशीन, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मशीन का जो डिस्प्ले वाला पोर्शन है वो एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम है। तो डिस्प्ले बाय स्केल यानी कि उसकी रीडिंग, ये होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 480 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ जी, यानी कि जस्ट 48 किलोग्राम। तो 60 किलोग्राम का पर्सन थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा उसको अच्छा फील होगा, बिकॉज किसी को भी अगर अपना वेट कम दिखे तो वो थोड़ा सा बेटर फील करता है कि 12 किलो का वेट उसने लूज किया। अच्छा, मजे की बात ये देखो, कोई भी कन्वेंशनली ये वर्ड यूज नहीं करता कि हमने मास लूज किया है। मतलब लोग क्या कहते हैं कि यार मैंने 5 किलो वेट गेन कर लिया, मेरा वेट 5 किलो कम हो गया। मतलब आप मजे की बात देखो, बात कर रहे हैं वो किलोग्राम की, और वर्ड क्या यूज कर रहे हैं वहां पर? ये तो मतलब आप तो डेली सुनते होगे ना, लोगों वेट लॉस करने के लिए आए दिन कंपनियां कहती हैं कि भैया ये खाओ तो वेट लॉस हो जाता है, ये खा लो तो वेट गेन हो जाता है। बात कर रहे हैं वो वेट की, यानी न्यूटन की, और बोल क्या रहे हैं? 5 किलोग्राम वेट लूज किया, 5 किलोग्राम वेट गेन किया। तो ये हमारा क्या है ना कि एक कन्वेंशनली हम लोग इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि हम लोग गलत चीजें बोल रहे हैं। साइंस में ये चीजें गलत हैं एक्चुअली। अगर आपको कहना ये चाहिए और क्यों कह रहे, एक और बात सुनो, अच्छा क्यों कह रहे हो आप हमने वेट लॉस किया या वेट गेन किया, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्यों नहीं कह सकते कि हम लोग हमने मास गेन किया? कोई आइडिया, कोई आंसर है आपके पास इसका? मतलब क्यों नहीं कहते? आज तक किसी के मुंह से सुना आपने कि भैया सर मैंने क्योंकि 10? मास ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हम नहीं करता मान लिया, लेकिन जैसे पर्सन्स क्या होते हैं, कोई मोटे आदमी हो गए तो मोटा आदमी पतला होने के लिए एक्सरसाइज करता है, डाइटिंग करता है दुनिया भर की, और 1 महीने बाद जाके मशीन पे खड़ा हो जाता है, तो फिर से सर क्योंकि अपना मशीन जो होती है वो मास मेजर नहीं करती। राइट, मशीन से आपका वेट ही मेजर हो रहा है, इसीलिए आप कहते हो कि मैंने वेट गेन किया है कि वेट लॉस किया है। तरीका यही है, क्योंकि आप कंफर्म कैसे करोगे गेन और लॉस को? जाके कहीं ना कहीं तो रीडिंग लोगे, कि आपके बोलने से मान लिया जाएगा कि आपने वेट लूज किया है। नेक्स्ट है गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन। क्या आंसर आएगा यार? गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन,
मशीन नीचे जा रही है और स्पीड कम भी हो रही है, मतलब दोनों चीजें, गोइंग डाउन स्लोइंग डाउन। तो नीचे जा रही है, गोइंग डाउन का मतलब वेलोसिटी, स्लोइंग डाउन का मतलब एक्सेलरेशन किधर की तरफ है। अगर कोई बॉडी नीचे की तरफ वेलोसिटी है और वेलोसिटी उसकी रिड्यूस हो रही है, यानी कि ब्रेक लगा रखा है उसमें, रिड्यूसिंग वेलोसिटी, तो जितने भी रिड्यूसिंग वेलोसिटी के केस होते हैं उनमें एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट दिखाओ, ए ऊपर की तरफ। अगर ए ऊपर की तरफ है इसका मतलब स्यूडो फोर्स नीचे आएगा। वेलोसिटी डाउनवर्ड, बट क्योंकि कम हो रही है इसका मतलब रिटार्डेट हो रहे हैं, एक्सेलरेशन ऊपर यानी स्यूडो फोर्स नीचे। तो जब स्यूडो फोर्स नीचे आएगा तो अब आप मुझे डायरेक्ट बताओ नॉर्मल की वैल्यू क्या बनेगी, mg प्लस ma बनेगी या mg माइनस ma बनेगी। अब हम पूरा डायग्राम नहीं बनाएंगे। सर प्लस एम। प्लस ma, तो यहाँ पर g प्लस a कर दीजिए, mg प्लस ma में से m कॉमन कर दीजिए, नॉर्मल को हम g प्लस a कर देते हैं, g प्लस a। ठीक है, तो ये आपका एपरेंट वेट हो गया नॉर्मल की वैल्यू। इस बार फिर वही काम करेंगे, अब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ये डिटेल में थ्योरी लिखी गई है, इसको पढ़ लेना अपने आप। नेक्स्ट पार्ट, गोइंग डाउन स्पीडिंग अप, क्या मतलब हुआ, नीचे की तरफ जा रहे हैं, वेलोसिटी नीचे और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज कर रही है इसकी, यानी बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। तो एक्सेलरेट होने का मतलब एक्सेलरेशन नीचे, क्योंकि मोशन नीचे है तो एक्सेलरेशन भी नीचे होगा, और अगर एक्सेलरेशन नीचे यानी कि स्यूडो ऊपर। स्यूडो ऊपर का मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू m g माइनस a, यानी कि लेस फील करेंगे इस बार। सीधा सा ये देखना है आपको, मतलब सिर्फ ये देखना है कि g प्लस ए होगा या g माइनस ए होगा, दैट्स ऑल, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को देख करके। नेक्स्ट, फ्री फॉल, लिफ्ट टूट गई, मतलब लिफ्ट की जो केबल है वो टूट गई, केबल आई मीन रस्सी टूट गई उसकी, अगर मान लो अब ये लिफ्ट हवा में गिर रही है अगर, तो फ्री फॉल का मतलब लिफ्ट की एक्सेलरेशन g, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इक्वल टू g। तो स्यूडो फोर्स ऊपर, स्यूडो फोर्स ऊपर इक्वल्स टू मास इनटू अगेन g, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट होता है, लेकिन लिफ्ट की एक्सेलरेशन g के बराबर हो चुकी है, यानी स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ g। अब क्या क्या फोर्सेस दिखाओगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर m इंटू जी नीचे, और स्यूडो फोर्स ऊपर, बट स्यूडो फोर्स की वैल्यू जो यहाँ पर बन रही है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट के हिसाब से, और लिफ्ट की एक्सेलरेशन g के बराबर आ चुकी है, यानी कि इट इज mg। कितना बनेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस कंडीशन में, तो इन सारी सर फोर्सेस इस को, केस में नॉर्मल रिएक्शन जीरो होता है ना हाँ जी सर, जीरो फ्री आएगा, फॉल वाले केस में। जीरो होता है, इसका मतलब इसी को वेटलेसनेस कहते हो, कि बॉडी वेटलेस हो चुकी है। जो स्पेसशिप्स के अंदर होता है, बेसिकली स्पेसशिप्स के अंदर कोई भी बॉडी कहीं पर स्टे नहीं कर सकती, फ्लोट करते हैं वो, वेटलेस बॉडीज हो गई, इसका मतलब फ्लोट करेंगे। सर हम्म, सर अगर जैसे जो ये वेइंग मशीन्स होती हैं, अगर इनको ऐसी जगह ले जाया जाए जहाँ पे ग्रेविटी हो ही ना, तो क्या ये मास देंगे हम लोगों को, मतलब मास शो करेंगे ये जीरो शो वेट की करेंगे जगह भाई, पे? जीरो शो करेंगे। अच्छा। भाई ठीक है सर। नॉर्मल जब ग्रेविटी ही नहीं है वहां पर, mg है ही नहीं, तो आपका इनसे कांटेक्ट ही कैसे होगा। आप बताओ, ग्रेविटी फ्री स्पेस में आप किसी सरफेस पर खड़े ही नहीं हो सकते। यस सर। यही अभी पिछले क्लास में क्वेश्चन डिस्कस हो रहा था कि अगर अर्थ की ग्रेविटी सडनली स्टॉप हो जाए तो क्या होगा, एक क्वेश्चन पिछले क्लास में पूछा गया था अभी, तो उसका यही आंसर था कि अगर ग्रेविटी ही स्टॉप हो जाएगी तो हम सरफेस पर खड़े भी नहीं हो सकते। तो जब खड़े ही नहीं होंगे तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं आएगा, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को ही आप स्केल का रीडिंग कह रहे हो, यस सर। है ना, ये होगा। तो ये फ्री फॉल वाली कंडीशन बेसिकली ग्रेविटी फ्री स्पेस हो जाती है, कि मतलब अगर एक लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है तो उसके अंदर सिचुएशंस जस्ट लाइक ऐसी होंगी कि वहां पर ग्रेविटी है ही नहीं, ऐसा लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो हो चुका होगा वहां पर। कुल मिलाकर के आप ये सर समझिए। सर हम लोग ये कह सकते हैं कि वेट जो है वो फोर्स होता है। नहीं, वेट हाँ बिल्कुल फोर्स है, और क्या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कह ही जाए उसको। वेट देखो, पहली बात मैंने फिर बोला कि वेट फील करने वाली चीज है। देखो वेट क्या होता है, जैसे किसी बॉडी को हल्का या किसी बॉडी को भारी कहते हो कि यार ये हल्की चीज है, ये भारी चीज है, तो हल्का और भारी आप कैसे पता लगाते हो, क्या दूर से देख करके पता लगा देते हो, सर मतलब
सेंसेशंस हैं, आपकी सेंसेशंस हैं, आपकी बॉडी क्या सेंस कर रही है वो है सेंसेशंस का मतलब ये होता है। अगर आपकी बॉडी कुछ सेंस ही नहीं कर रही है तो आप वेटलेस हो। और सेंसेशंस आएंगी कैसे? टच करने से। भाई बॉडी की सेंसेस कहाँ से आती हैं? 5 सेंसेस पढ़ते हो तो उसमें एक टच वाला सेंस भी तो है। तो टच करने पर क्या होता है, जब हम स्केल को टच करते हैं तो हमें नॉर्मल रिएक्शन का सेंस होता है, टच का सेंस होता है कि हमने मशीन को टच किया है। उस सेंसेशन ऑफ टच इन फॉर्म ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, उसी सेंसेशन को आप फिजिक्स में वेट के नाम से पढ़ रहे हो, सॉरी उसी उसी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को एपरेंट वेट के नाम से पढ़ रहे हो। एक बार फिर बता रहा हूँ, प्रॉब्लम्स फिर क्यों हो रही है? रॉन्ग डेफिनेशन हमारे माइंड में बनी हुई है। नहीं, पीके मूवी में कहता है पीके मूवी में रॉन्ग नंबर, तो ये सब वही रॉन्ग नंबर हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं। डेफिनेशन क्लियर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेफिनेशन बार बार बोल रहा हूँ आपसे। थैंक यू सर। वेट मतलब, थैंक यू बच्चा, वेट मतलब एम इंटू जी, और एपरेंट वेट का मतलब वो डिपेंड करता है नॉर्मल उस पर कि कौन सा मशीन यूज किया जा रहा है। तो अगर आप वेइंग मशीन यूज कर रहे हैं तो एपरेंट वेट का मतलब सीधा सीधा उसके नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के साथ है। ये इसकी डेफिनेशन का पार्ट है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की जो कुछ भी वैल्यू आएगी, हम बिना कुछ सोचे समझे ये कहेंगे कि यही इसका एपरेंट वेट है। स्प्रिंग बैलेंस भी यूज करते हैं, बट स्प्रिंग बैलेंस का मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ आपसे क्योंकि शायद आप में से किसी ने स्प्रिंग बैलेंस कभी देखा ही ना हो। अगर देखा हो तो फिर तो समझ सकते हो, अदरवाइज नहीं देखा है तो दिक्कत होती है। और स्प्रिंग बैलेंस नॉर्मली तो यूज नहीं होता है। अगर हम लोग अपने घरों की बात करें तो हमारे घरों में सिर्फ एक ही ऐसा केस है जहां पर स्प्रिंग बैलेंस यूज किया जाता है, और वो भी पता नहीं आपने नोटिस किया है कि नहीं किया। जो गैस सिलेंडर्स की डिलीवरी होती है उनमें, गैस सिलेंडर्स जब हमारे घरों में डिलीवर करके आता है, डिलीवरी के लिए आते हैं, तो वो पर्सन उसका वेट चेक करते हैं, कंफर्म कराते हैं कि ये वेट देख लो आप इतना ही है। तो वो सिलेंडर को ना वो लटकाते हैं किसी चीज से। अब पता नहीं तुम में से किसी ने देखा है कि नहीं देखा है कि इसमें कोई है जिसने कभी देखा हो देखा है सर, हमने देखा है। सिलेंडर किस टाइप, क्या वो उनका मतलब एक गोल सा सर एक। स्प्रिंग बैलेंस होता है वो। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि दो तरीके ना वेट को मेजर करने के, या तो किसी चीज को लटका करके वेट मेजर करो हैंग करके, या किसी चीज को किसी के ऊपर रख करके वेट मेजर करो। तो रखने से कौन सा वेट मेजर होता है? वो होता है वेइंग मशीन। हम किसी भी दुकान पे जाते हैं, किसी भी शॉप पर जाओ, मिठाई खरीदने जाओ, आप किराने स्टोर पे चले जाओ, तो वो जो भी वेट मेजर करते हैं वो अपने बीम बैलेंस के ऊपर रखते हैं ना, तराजू के ऊपर आप रखते हो ना चीजों को। तो रखने से Yes, क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फील होता है और उसी को वेट कहा जाता है। और हैंग करने पर टेंशन फोर्स आती है। तो हैंगिंग वाली डिवाइस है तो टेंशन को वेट कहेंगे, और रखने वाली डिवाइस है तो नॉर्मल को वेट कह दो, एपरेंट वेट। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, देखो कि अगर मान लो मैंने किसी चीज को रस्सी से हैंग कर दिया, मतलब सिंपल, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई एक ब्लॉक लिया और उस ब्लॉक को उठा करके मैंने एक रस्सी से कनेक्ट कर दिया, तो इसका वेट क्या कहेंगे और इसका एपरेंट वेट क्या कहेंगे बताओ? मान लो कि एम मास की बॉडी को मैंने स्ट्रिंग से अटैच कर दिया और स्ट्रिंग को ऊपर सीलिंग से मान दिया, सीलिंग से। तो अगर कोई पूछे कि इसमें वेट क्या है, मतलब ट्रू वेट क्या है और एपरेंट वेट क्या है, तो उसका मेरे डेफिनेशन समझ में आओ, ट्रू वेट और एपरेंट वेट किसको कहोगे आप? तो अगर ये हैंग करने वाला केस है, ट्रू वेट तो हर एक केस में mg होगा, बट क्योंकि ये हैंगिंग है, ब्लॉक हैंग कर रहा है, लटक रहा है कहीं पर, तो इस केस में आप एपरेंट वेट का नाम दोगे जो रस्सी में टेंशन। टेंशन फोर्स आएगी। अब ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा? टेंशन सर mg बॉडी की बराबर स्टेट पे, किस पे? हाँ सर बॉडी की स्टेट पे कैसे चल रहा हाँ, वो कि डिपेंड करेगा। तो अगर मतलब देखो, अगर वो सीलिंग जिससे हमने इसको लटकाया है, अगर वो सीलिंग रेस्ट पे है, सीलिंग एट रेस्ट है, तो इसका मतलब ये ब्लॉक भी रेस्ट पे है, तब तो T बराबर mg हो गया, मतलब एपरेंट वेट और ट्रू वेट बराबर हो गए। लेकिन अगर वो सीलिंग एक्सेलरेट कर रही हो तो द सीलिंग एक्सेलरेट्स, देन मान लो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही हो तो फिर सीडो फोर्स लगाओ। और अगर सीलिंग ऊपर एक्सेलरेट करेगी तो सीडो फोर्स एम नीचे आएगा, तब हम कहेंगे टेंशन बराबर m इंटू जी प्लस ए। अब ये इसका एपरेंट वेट है, मतलब बॉडी एपरेंटली भारी फील होगी। एपरेंट का मतलब क्या होता है? एपरेंट वर्ड मतलब किसको बोलते हो आप बताओ?
रियल और एपरेंट का डिफरेंस, अगर आप फिजिक्स छोड़ दो, आप वैसे भी अगर एपरेंट वर्ड का मतलब निकालो तो क्या होता है? अब मुझे नहीं पता आप लोगों को हिंदी ट्रांसलेशन जो पता है? लगता है हाँ, एपरेंट मतलब अब हिंदी का प्रॉपर हिंदी का वर्ड इसका जो है वो है आभास। आभास होना का मतलब होता है आपको जो महसूस होता है, जो आप फील करते हो। तो आपको ऐसा लगेगा कि बॉडी भारी हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल में बॉडी भारी हुई नहीं है। सर, ये कह सकते हैं जो सब्जी वाले होते हैं उनका जो तराजू होता है वो इसी तरीके को इस्तेमाल करता है, स्ट्रिंग वाले। नहीं, तराजू स्ट्रिंग वाले कंसेप्ट में नहीं है। हाँ, स्ट्रिंग पर भी है, बट तराजू का दूसरा कंसेप्ट भी है। तराजू में टॉर्क का भी कंसेप्ट है। तराजू में दोनों तरफ एक तरफ जो आप सामान खरीदने जाते हो वो रखा जाता है, और एक तरफ वो आयरन का वो रखते हैं, आयरन के बार्स रखते हैं ना, वन बट्टे बट्टे जिसको बोलते हो, वो रखते हैं। तो वो थोड़ा सा इससे है लगभग यही चीज, बट उसमें थोड़ा सा और मैकेनिक्स है, टॉर्क का मैकेनिक्स, और उसमें चोरी बहुत होती है। मतलब बीम बैलेंस परफेक्ट नहीं होते, डिजिटल बैलेंस परफेक्ट है। कुल मिलाकर के याद रखिए भैया, नॉर्मल और टेंशन फोर्स को ही आप नॉर्मल और टेंशन फोर्स को आप बॉडी का एपरेंट वेट का नाम दो, सीधा सा रूल है इसका। अब हैंग करने के लिए स्ट्रिंग के बजाय स्प्रिंग भी लगा सकते हैं। देखो, आप ये भी कह सकते हो कि हैंग करने के लिए हम स्प्रिंग यूज कर लें, तो आप स्प्रिंग लगाओ, स्प्रिंग से बॉडी को हैंग कर दो, कोई बात नहीं, तब भी सेम आंसर आएगा यार। क्या रिजल्ट बनेगा? एम। अब इसमें कौन कौन सी फोर्स दिखाओगे? ऑब्वियसली किसी भी स्प्रिंग से अगर आप एक मास को हैंग करोगे तो स्प्रिंग नेचुरली इलोंगेट कर जाएगी, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। हुक्स लॉ के हिसाब से एक फोर्स नीचे mg का लगेगा और एक फोर्स ऊपर की तरफ स्प्रिंग लगाएगी। तो जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी इसको हम एपरेंट वेट के नाम से पढ़ेंगे, और जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है इसको आप रियल वेट के नाम से पढ़ो, यानी कि ट्रू वेट के नाम से। यही डिफरेंस है। अब फिर वही बात होगी कि ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो ये डिपेंड करता है कि बॉडी रेस्ट पे है या फिर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। तो अगर ये मास रेस्ट पे है, इफ m इज एट रेस्ट, तो फिर आप कहते ना कि भाई स्प्रिंग का फोर्स mg के बराबर होगा। और अगर ये मास एक्सेलरेट कर रहा हो एट एक्सेलरेशन, एज्यूमिंग की एक्सेलरेशन ऊपर है, तो फिर उसका डाउनवर्ड स्यूडो फोर्स लगा दो और एफ mg प्लस ma। बार बार यही काम करना है तुम्हें। अब हो गया क्लियर कि अभी और एग्जांपल चाहिए इसके? बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये सिंपल सा ध्यान है कि हैंगिंग वाले में टेंशन फोर्स या फिर स्प्रिंग फोर्स। और हाँ, एक क्वेश्चन कराऊं, बिकॉज उस क्वेश्चन को इसलिए कराना चाह रहा हूँ कि एचसीबी का ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें बहुत डाउट्स आते हैं। आई मीन समझ में नहीं आता लोगों को उसमें क्या करा गया है। देखो, एचसीबी में एक क्वेश्चन है, उसमें ये कहा गया है कि एक स्प्रिंग लिया और उन्होंने क्या किया, उसके साथ एक और स्प्रिंग लगा दी, स्प्रिंग और उसके साथ एक और स्प्रिंग, दो स्प्रिंग्स लगा दी, और नीचे मास m लगा दिया। तो ये स्प्रिंग 1 और ये स्प्रिंग 2। इन्होंने ये पूछा था कि जो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग 1 है और जो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग 2 है, उसमें से किसकी रीडिंग ज्यादा होगी या किसकी कम होगी या दोनों की बराबर होगी। जो कुछ भी है वो आपको बताना है इसमें। तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग 1 एंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग 2 क्या क्या बनेंगे आपको। तो जिसका डेफिनेशन क्लियर है उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जिसका डेफिनेशन क्लियर नहीं उनके लिए दिक्कत है। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग 1 का मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे? जैसे रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, तो मतलब नॉर्मल पूछ रहे हो। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग 1 मतलब पूछना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर? तो वो पूछना चाह रहे हैं कि स्प्रिंग 1 कितना फोर्स लगाएगी। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग 2 का मतलब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि स्प्रिंग 2 कितना फोर्स लगा रही। अब फोर्सेस कैसे दिखाओगे? स्प्रिंग 1 भी इलोंगेटेड होगी और स्प्रिंग 2 भी इलोंगेटेड होगी। तो ये पॉइंट जहां पर दोनों स्प्रिंग आपस में जुड़ रही हैं, इसको आप ज्वाइंट का नाम दे दें या नॉट कह दीजिए। नॉट तो समझते हो ना, रस्सी में जैसे दो रस्सी जब जोड़ी जाती है तो गांठ बोलते हैं इसको, गांठ मतलब हिंदी में। क्लियर है आपका कि दो रस्सियां अगर बांध दो, आप दो चीजें बांधो तो बीच में एक नॉट पड़ता है उसका। तो कंसेप्ट क्या लगाओगे? स्प्रिंग 1 इलोंगेटेड है, हुक्स लॉ के हिसाब से ये किधर फोर्स लगाएगी? स्प्रिंग 2 भी इलोंगेटेड है,
तो इस नॉट के ऊपर स्प्रिंग 1 कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी? अगर उसकी लेंथ अपने नॉर्मल लेंथ से ज्यादा है और हुक्स लॉ फॉलो करो, किधर दिखाओगे? स्प्रिंग 1 की फोर्स इस ज्वाइंट सर के ऊपर, अपवर्ड्स होगी। upwards, ओके, तो फोर्स बाय द स्प्रिंग 1 ऊपर, और स्प्रिंग 2 यहाँ किधर फोर्स लगाएगी? वो भी इलोंगेटेड है so भी upwards ही है। ना। इलोंगेटेड स्प्रिंग चीजों को पुल करती है, इलोंगेटेड स्प्रिंग पुल करता है और कंप्रेस्ड स्प्रिंग पुश करता है। आप ध्यान रखो, आप स्प्रिंग में दोनों नेचर होते हैं, कभी कंफ्यूजन हो तो इसको ध्यान रखना। इलोंगेटेड स्प्रिंग जब भी दिखाओगे तो आप फोर्स अवे फ्रॉम बॉडी दिखाइए, फोर्स अवे फ्रॉम बॉडी। और अगर कंप्रेस्ड स्प्रिंग हो, कहीं पर कंप्रेशन चल रहा हो, तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग के केसेस में आपको फोर्स दिखाना पड़ेगा इनटू द बॉडी, क्योंकि इलोंगेटेड स्प्रिंग में पुलिंग फोर्स आता है और पुल हमेशा बॉडी से बाहर की तरफ जाता है, और कंप्रेस्ड स्प्रिंग में दूसरे तरीके का फोर्स आता है, वो बॉडीज को पुश करती है और पुश हमेशा बॉडी के अंदर आता है। तो ये दोनों स्प्रिंग्स इलोंगेटेड हैं, तो ये दोनों इस ज्वाइंट से बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे। आप इस ज्वाइंट को एक बॉडी की तरीके से मानो, इमेजिन करो कि ये जो ज्वाइंट है वो एक बॉडी है, तो इस बॉडी से बाहर की तरफ सारी फोर्स दिखाएंगे, यानी Fs2 नीचे की तरफ। अब ज्यादा कौन सा होगा? Fs1 ज्यादा होगा या फिर Fs2 ज्यादा होगा? तो ये बताओ, जो ज्वाइंट्स हैं इनमें मास कितना होगा? जहां पर दो स्प्रिंग जोड़ी जाएंगी वो एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट का मास कितना होगा? एक छोटे से पॉइंट में कितना मास आएगा? 0। और अगर मास 0 है तो न्यूटन लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। सो इफ m इज 0, सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी 0, यानी कि फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। फोर्सेस बैलेंस होने का मतलब स्प्रिंग 1 की फोर्स और स्प्रिंग 2 की फोर्स बराबर आनी चाहिए। और वैसे भी क्या ये पॉइंट एक्सेलरेट कर रहा है? अगर इस ज्वाइंट में मास होगा भी तो एक्सेलरेट तो कर नहीं रहा। एक बार स्प्रिंग से कोई चीज लटक गई तो लटकने के बाद तो वो सब कुछ स्टे कर जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। यानी ये ज्वाइंट वाला पॉइंट, एक तो इसमें मास नहीं है, और अगर हम मास होगा भी तो एक्सेलरेशन नहीं है, तो या तो m 0 है या फिर a 0 है, या दोनों 0 है। हर एक कंडीशन में फोर्सेस बैलेंस करनी है मेरे को, Fs1 बराबर Fs2 होना है, तो इसका मतलब दोनों स्प्रिंग्स में सेम फोर्स है, यानी कि दोनों का रीडिंग सेम होगा। अब ये स्टेटमेंट ध्यान रखो, अगर आप में से किसी को स्प्रिंग फोर्स में दिक्कत है तो ये ध्यान रखना, एलोंगेटेड स्प्रिंग की फोर्स बॉडी से बाहर जानी चाहिए और कंप्रेस्ड स्प्रिंग की फोर्स बॉडी के अंदर जानी चाहिए। अब बताओ, स्प्रिंग 2 की फोर्स कैपिटल M वाले पर किधर की तरफ होगा? स्प्रिंग 2 इलोंगेटेड है, तो ये कैपिटल M पर जो फोर्स लगाएगा वो कैपिटल M के अंदर जाएगा या कैपिटल M से बाहर जाएगा? और उस हिसाब से वो तो किधर दिखाएंगे फोर्स, डाउनवर्ड या अपवर्ड? अपवर्ड। अपवर्ड, Fs2। और ग्रेविटी की फोर्स नीचे mg, और कैपिटल M भी रेस्ट पे है, तो कैपिटल M रेस्ट पे है तो Fs2 बराबर mg होना चाहिए, और Fs2 Fs1 बराबर है। इसका मतलब कुल मिलाकर के क्या हुआ, दोनों की रीडिंग्स आएंगी mg और mg, दोनों स्प्रिंग्स बराबर बराबर रीड करेंगी। कभी भी क्वेश्चन फंस जाए तो आंसर के पीछे डायरेक्ट मत जाओ, आप ये देखो कि मेरा कंसेप्चुअल मिस्टेक कहां पर कर रहा हूं मैं। और एग्जांपल दिखा देता हूं इसका, देखो इसका और एग्जांपल देखो, इस पॉइंट का मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूं, स्प्रिंग फोर्स का और एग्जांपल देखो। मान लिया जाए, देखो फोर्सेस कैसे दिखानी है ना, उस एक मिनट, ये डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन है, उसी में HCV के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं ये सारे। तो उसमें उन्होंने ये कहा है, कुछ यहाँ पर पुलिस लगा रखी है इन्होंने, इस तरफ एक पुली लगाई है, एक इस तरफ पुली लगा रखी है, और उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर एक स्प्रिंग अटैच की गई है, दोनों पुली के बीच में एक स्प्रिंग लगा दी, और इधर स्प्रिंग से एक मास हैंग कर दिया m मास का, और दूसरे साइड पर भी एक मास हैंग किया m मास का,
और उन्होंने पूछा है कि इस स्प्रिंग में क्या रीडिंग आएगी, स्प्रिंग की रीडिंग बता दो, तो अब क्या आंसर देंगे देखो। पहली बात, आप क्वेश्चन को देख करके बताओ कि क्या यहाँ पर मोशन होगा या स्टेशनरी होगा अगर स्प्रिंग के दोनों तरफ से सेम वेट लटक रहा है, लेफ्ट साइड भी एम मास और राइट साइड स्टेशनरी रहेगा। ठीक, अच्छा स्प्रिंग एलोंगेटेड होगी या कंप्रेस होगी? elongated लॉन्गेट तो अब बताए कैपिटल एम पर, कैपिटल एम राइट वाले कैपिटल एम पर एम जी, लेफ्ट वाले कैपिटल एम पर एम जी, स्प्रिंग का फोर्स किधर दिखाएंगे इस कैपिटल एम पर? अगर ये स्प्रिंग एलोंगेटेड है, एलोंगेटेड स्प्रिंग फोर्स बॉडी से बाहर निकलना चाहिए एज अ टेंशन फोर्स, सिमिलर टू द टेंशन फोर्स। तो राइट वाले मास पर स्प्रिंग की फोर्स ऊपर एफ एस, लेफ्ट वाले मास पर भी स्प्रिंग की फोर्स ऊपर एफ एस। अब क्या रिलेशन आएगा, एफ एस किसके बराबर आएगा, किसके बराबर हुआ एफ एस की वैल्यू? किसी भी एक मास को चेक कर लो, किसी भी एक मास पर फोर्सेस बैलेंस करके देख लो क्या आएगा। तो एफ mg एस के बराबर आएगा। और एफ एस ही रीडिंग है, एफ एस ही रीडिंग है, ये तो मेरा आंसर आ गया, रीडिंग बराबर एम जी। अब कुछ लोग क्या होता है ना कि वो कंसेप्ट तो लगाते नहीं है, कुछ लोग कंसेप्ट लगाओगे नहीं, वो कह दोगे 2 मास लटक रहे तो 2 mg होगा, 3 मास लटकेंगे तो 3 mg होगा, वो अपना ही लॉजिक लगाते हो। कौन न्यूटन कौन स्प्रिंग किनारे कर देते हैं। मतलब जो गाइडलाइंस हैं उनसे कोई मतलब ही नहीं होता कि फ्री बॉडी डायग्राम ये क्या होता है, टेंशन ये कौन सी बात, ये कौन सी बात हुई है, मैं तो मुझे जो आता है वही सही है। आपसे क्लियरली कहा जा रहा है कि भाई आप न्यूटन लॉ में फ्री बॉडी डायग्राम को बिना बनाए तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद सिंपल सा कंसेप्ट होता है, अगर बॉडी स्टेशनरी है तो फोर्सेस को बैलेंस करिए, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन लिखो। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए भी आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्सेस किधर की तरफ काम करती हैं, और कोई इतनी बड़ी लिस्ट तो है नहीं फोर्सेस की जो याद ना हो पाए। गिनती के 4-5 फोर्स आप पढ़ते हो, उन्हीं को बार बार यूज करना होता है। इसमें mg हमेशा डाउनवर्ड है, टेंशन हमेशा बॉडी से बाहर जाएगी, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। रही बात स्प्रिंग की, तो वो डिपेंड करता है कि एलोंगेटेड है या कंप्रेस है। मतलब हम लोग अंदाजा क्यों लगाएं, अंदाजा लगा के आंसर क्यों देने की, भाई 2 m है 2 mg हो जाएगा, भाई कौन सा लॉजिक है यहाँ पर। अच्छा इसके बाद फिर क्वेरीज भी पूछोगे, सर ऐसा क्यों नहीं, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। तो मैं बड़ा एब्सर्ड सा आंसर दूंगा वहां पर, ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि न्यूटन ने नहीं कहा है, बस सीधी सी एक लाइन में आंसर है, क्योंकि न्यूटन लॉ में ऐसा कुछ नहीं कहा गया इसलिए ये काम नहीं कर सकते, बात खत्म हो गई। अब उसके अलावा आपको जो सोचना है सोचते रहो, कोई हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है उसकी। और एग्जाम्पल दिखाते हैं अभी। अब क्वेश्चन सुनो, एग्जाम्पल देखो। कहा जाए यहाँ पर एक पुली अरेंज की गई है, और पुली से स्प्रिंग बांध दी, पुली से स्प्रिंग बांध दी, ठीक। और पुली से हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगाई, और स्ट्रिंग को हमने ग्राउंड से अटैच कर दिया, और दूसरी तरफ हमने एक मास m लगा दिया यहाँ पर, इस साइड से हमने कोई, इस साइड से हमने कोई मास m लगा दिया, ठीक। अब बताओ, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि जो ये स्प्रिंग है इसका कांस्टेंट k है, इसके अंदर कितना एलोंगेशन होगा, फाइंड द एलोंगेशन या फाइंड रीडिंग बाय। पहला क्वेश्चन तो ये फाइंड द रीडिंग बाय स्प्रिंग, और दूसरा पार्ट उसके अंदर एलोंगेशन कितना होगा वो बताना है आपको। मैं देखो मैं सिस्टमेटिक ही चलता हूँ, मतलब मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, मेरे को जो बताया गया है मैं वही फॉलो करूंगा। सबसे पहले मेरे को बताया गया है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो मैं वही काम करूंगा, कुछ नहीं करूंगा उसके अलावा। तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम किसके किसके ड्रॉ करूंगा, देखो फ्री बॉडी डायग्राम किसके किसके बनाएंगे, तो फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर 2 बनाएंगे, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उस मास का, और दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे पुली का। तो मास पर कौन कौन से फोर्सेस आएंगे, तो मास पर फोर्सेस कौन कौन सी आएंगी वो देखो।
सबसे पहले उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg ग्रेविटी का, और वो मास एक स्ट्रिंग से अटैच है, तो स्ट्रिंग की वजह से ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स आएगी। पुली पर क्या क्या फोर्सेस लगेंगी? तो पुली स्प्रिंग से अटैच है। मैं पुली को फिजिकली ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। हालांकि फ्री बॉडी डायग्राम में ऑब्जेक्ट को फिजिकली ड्रॉ नहीं करते, बट फिर भी क्लैरिटी के लिए। एलोंगेटेड स्प्रिंग है, एलोंगेटेड स्प्रिंग। तो ये वाली स्प्रिंग पुली से बाहर की तरफ यानी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी, अ फोर्स गोइंग आउट ऑफ द पुली, फोर्स बाय द स्प्रिंग। उसके अलावा राइट साइड और लेफ्ट साइड की जो स्ट्रिंग्स हैं, पुली के राइट साइड वाली स्ट्रिंग और पुली की लेफ्ट वाली स्ट्रिंग, इनसे भी टेंशन फोर्स गोइंग अवे फ्रॉम द पुली। तो टेंशन फोर्सेस गोइंग अवे फ्रॉम द पुली के हिसाब से चलोगे तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी दिखाएंगे और इधर भी एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी दिखाएंगे। और हम लोग आइडियल पुलिस को सिलेबस में पढ़ते हैं, आइडियल पुलिस को। आइडियल पुली का मतलब इसमें मास जीरो है, और किसी भी बॉडी में जब जीरो मास होगा तो फोर्सेस बैलेंस करेंगे। फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो हम कहेंगे एफएस की वैल्यू बराबर 2t। और स्मॉल m इसमें मास है लेकिन ये एट रेस्ट है, मास है बट बॉडी रेस्ट पे है, यानी एक्सेलरेशन जीरो है। और न्यूटन लॉ ये कहता है कि सम ऑफ फोर्सेस बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मास जीरो है या फिर ए जीरो है, दोनों में से कोई भी चीज अगर जीरो है तो सम ऑफ फोर्सेस जीरो कर दो, यानी कि फोर्सेस बैलेंस कर दो। तो पुली में जीरो मास है इसलिए फोर्स बैलेंस कर दे रहे हैं, और छोटे स्मॉल एम के लिए एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए फोर्स बैलेंस कर दोगे, यानी टी इक्वल टू mg। और इन दोनों इक्वेशंस को यूज करेंगे अब। तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके एफ की वैल्यू बनेगी 2mg। और डेफिनेशन के हिसाब से स्प्रिंग की जो फोर्स है, फोर्स इन द स्प्रिंग, यही इसका रीडिंग है। सो रीडिंग बाय स्प्रिंग मतलब दैट इज एफ की वैल्यू पूछ रहे हैं तुमसे। और रही बात एलोंगेशन फाइंड करने की, तो उसके लिए स्प्रिंग में एक और लॉ काम करता है जो हुक्स लॉ है, उसके हिसाब से चलोगे। एंड हुक्स लॉ के हिसाब से स्प्रिंग की फोर्स को k मल्टीप्लाइड बाय द एलोंगेशन kx एज पर द हुक्स लॉ इक्वल टू 2mg। अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन आती है, कुछ लोग कहते हैं कि सर किताब में तो माइनस kx लिखा हुआ है। तो माइनस kx डायरेक्शन को बताने के लिए लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड को बताने के तो लिखा नहीं है। तो डायरेक्शन तो आप फ्री बॉडी डायग्राम में पहले दिखा चुके हो। तो यहां से सॉल्व करके देख लो, उसका मतलब उसके अंदर एलोंगेशन की वैल्यू बन जाएगी 2mg/k। और क्वेश्चन दिखाते हैं तुम्हें भी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं है। आप मिलियन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लो, फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि बस अब हो गया। क्वेश्चंस का एंड नहीं है, थ्योरी का एंड है। सो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो अपने थियोरेटिकल कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, बिकॉज वो लिमिटेड है, प्रॉब्लम्स अनलिमिटेड है। जैसे यहाँ पर ऊपर m मास है और सर मान एक लो चीज पूछनी थी नीचे सर। 2। हाँ पूछ लो। सर जैसे जो हमारा आइडियल पुली है तो उसमें सर मास तो जीरो होगा, तो सर उस केस में उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगी कोई? मतलब जैसे अगर जो हमारी स्ट्रिंग है वो हम लोग पुल करते हैं। अब देखो एक बात सुनो, मास और फ्रिक्शन का आपस में कनेक्शन कहाँ से आ रहा है पहले ये बताओ। मतलब ऐसी क्वेरीज आ रही है, बहुत अच्छी बात है, क्वेरीज लाओ, लेकिन इन क्वेरीज को जब आप लाओ तो अपना आंसर भी खुद दो। मास का और फ्रिक्शन का आपस में क्या रिलेशन है? मतलब क्या पीछे हमने कोई ऐसा लॉ पढ़ा है जहां पर फ्रिक्शन को मास से रिलेट किया हमने, नो या सर। कुछ? फिर तो बात ही, मतलब इसका मतलब इस क्वेश्चन की रेलेवेंस खत्म हो गई कि मास नहीं है तो फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा। सर वही एक बुक में क्वेश्चन देखा था तो उसमें एमसीक्यू फॉर्म में था, तो यही लिखा था उसमें। नहीं बच्चे ऐसा ये नहीं होगा, नहीं होगा ये बच्चे, ये नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो एक और मेरी एडवाइस आप लोग सुन लो। अभी आप लोग बिगिनर हो इसलिए मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ। ये दूसरी एडवाइस ये भी दे रहा हूँ, क्वेश्चन जब रीड किया करो ना तो जरा लैंग्वेज को एक बार पूरी तरीके से रीड किया करो। अभी आप लोग बहुत छोटे हो, क्या होता है कि क्वेश्चन रीडिंग हमारा उतना अच्छा पार्ट नहीं होता, मतलब उसको रीड करते वक्त कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों से मिस हो जाती है और हमारे लिए क्वेश्चन का मतलब ही बदल जाता है पूरा।
एनीवे देखो इस क्वेश्चन में हम फोर्सेस दिखाने हैं। देखो तो इस क्वेश्चन में फाइंड पार्ट 1 रीडिंग बाय स्प्रिंग एंड पार्ट 2 टेंशन इन द स्ट्रिंग, दोनों निकालने हैं आपको, सिंपल सी। अब कुछ लोग तो यही पहले दूसरे पार्ट को पढ़ते ही वहीं पर हैंग कर जाते हो कि पता नहीं क्या पूछ लिया। अरे भाई कुछ नहीं पूछा है, आप स्टार्ट तो करो, डर छोड़ करके स्टार्ट तो करो, बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, क्यों नहीं आंसर आएगा? तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, एक तरफ m मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, एक तरफ 2m मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। आगे तो बढ़ो आप, एटलीस्ट पहला स्टेप तो उठाओ। m मास का 2m मास के फ्री बॉडी डायग्राम पे आते हैं, तो 2m मास के ऊपर एक ग्रेविटी की फोर्स और स्ट्रिंग है, तो टेंशन फोर्स, दो ही फोर्स आएंगी, तो 2mg और टेंशन, ये हो गया 2m के लिए। और ऊपर जो m मास है इसके लिए देखो, तो जो m वाला मास है उसमें एक तो mg की फोर्स, और ये स्ट्रिंग की वजह से डाउनवर्ड टेंशन फोर्स, और ऊपर वाली स्प्रिंग की वजह से अपवर्ड स्प्रिंग का फोर्स, ये 3 फोर्सेस होंगी इसमें। कर दो, स्टार्ट कर दो, खत्म हो गया। स्टार्ट जब ये करोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा, फोर्स बैलेंस करना है क्योंकि सब कुछ रेस्ट पे है। 2m भी रेस्ट पे है यानी a0 है इसमें, m भी रेस्ट पे है यानी इसमें भी a0 है, तो जीरो एक्सेलरेशन मतलब फोर्स बैलेंस। सो हो गया, टेंशन की वैल्यू 2mg आ गई। एंड एक इक्वेशन आप स्मॉल m से लाओ, स्मॉल m के लिए fs की वैल्यू 2 + mg, t को वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे यानी fs बराबर 3mg। तो यही काम करते चले जाना है, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट काम तो है नहीं यार। सर अगर स्प्रिंग की मास दी हो, अगर मतलब मास वाली स्प्रिंग हो तो कैसे करेंगे? तो स्प्रिंग में तो हो जाता है मास, सॉरी स्प्रिंग में तो हो जाता है, स्प्रिंग में कैसे करेंगे? बता रहे हैं, पहले स्ट्रिंग वाला बताएंगे फिर स्प्रिंग वाला बताएंगे, ऐसे नहीं है। अभी वो है न्यूमेरिकल, आज ही करना है उसको भी। मास वाले को क्या करेंगे, पहले ये ग्रेजुअली चलने दो, ये सारा कंसेप्ट ग्रेजुअली चलने दो। अब आओ नेक्स्ट पार्ट पे, एक क्वेश्चन है आ रहा है बस, इसके बाद वही टॉपिक है। HCV की प्रॉब्लम है ये, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसमें एक मैन है ना 60 किलोग्राम का, तो 60 किलोग्राम का ये पर्सन है, वो एक बॉक्स के अंदर है और बॉक्स 30 किलोग्राम की है। क्वेश्चन लेफ्ट साइड पर रीड कर सकते हो, 39th क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, NLM वाले चैप्टर से। तो मैन ऑफ मास 60 किलोग्राम स्टैंडिंग ऑन अ लाइट वेइंग मशीन kept in a box of mass 30 kilogram. Box is hanging from the pulley fixed to the ceiling through a light rope, and the other end of which is held by the man himself. अब यहां से स्टार्ट करो, मैन क्या कर रहा है? If the man manages to keep the box at rest, if the man manages to keep the box at rest, what is the weight shown by the machine? पहले पार्ट पे चलते हैं। तो फिर मैं बोल रहा हूँ, ये पढ़ते ही आप घबराओ मत कि क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। चलिए स्टार्ट करिए, पहला स्टेप उठाओ। पहला स्टेप है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या पूछा जा रहा है, क्या करना है, वो बाद में देख लेंगे, क्योंकि जो भी पूछा गया है, जो भी करना है, वो बिना फ्री बॉडी डायग्राम के वैसे भी सॉल्व नहीं होने वाला। तो पहले हम यही काम निपटा दें। तो मैन का फ्री बॉडी डायग्राम और बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसमें कौन कौन से फोर्सेस आएंगे, मैन और बॉक्स के फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस कौन सी आएंगी? तो नंबर 1 पे आओ। मैन पर ग्रेविटी की फोर्स 60 इंटू ग्रेविटी 6 इंटू जी। बॉक्स पर ग्रेविटी की फोर्स 30 इंटू जी। उसके अलावा मैन बॉक्स पर खड़ा है, बॉक्स के अंदर है, तो जिस मशीन पे वो खड़ा होगा उस मशीन से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा N। और फोर्सेस एक्शन एंड रिएक्शन पेयर में आते हैं, तो अगर मैन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा तो मैन की वजह से बॉक्स के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नीचे की तरफ भी आएगा। एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बॉक्स का फ्लोर मैन पर अपवर्ड नॉर्मल लगाएगा और मैन बॉक्स पर डाउनवर्ड नॉर्मल लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ का यूज चल रहा है यहाँ पर। इसके अलावा मैन ने स्प्रिंग को पकड़ा हुआ है, मैन ने स्प्रिंग को पकड़ा है, तो स्प्रिंग की वजह से टेंशन फोर्स भी आएगी।
पहले तो मशीन लगाएगी नॉर्मल मैन पे, तो वही तो नॉर्मल दिखाया है। सिर्फ फ्लोर का लगाएगा, बॉक्स का लगाएगा, बॉक्स तो मशीन यार मशीन को ना फ्लोर का पार्ट मान लें, मशीन और फ्लोर को हम कंबाइन कर रहे हैं, मशीन और फ्लोर को सेपरेट, क्योंकि मशीन में मास नहीं है। तो मैन के हैंड पर जहां पर इसने स्ट्रिंग पकड़ रखी है वहां पर स्ट्रिंग की टेंशन फोर्स आएगी, और बॉक्स भी ऊपर से स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, मतलब ये जो पुली वाली स्ट्रिंग आ रही है, मैं वहां पर अगर अपना मूव करके दिखाऊं आपको, तो ये पॉइंट, ये जो पुली वाली स्ट्रिंग आ रही है ये नीचे जा करके बॉक्स से जुड़ गई, अटैच हो गई, तो बॉक्स से अटैच हुई है तो बॉक्स पर एक टेंशन फोर्स आएगा ऊपर। तो ये हो गई फोर्सेस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, एट रेस्ट। तो इसका मतलब अब हम क्या कहेंगे, रेस्ट वाली कंडीशंस हैं। तो जब रेस्ट वाली कंडीशंस हैं इसका मतलब सम ऑफ फोर्सेस को जीरो करना है, अपने आप हिंट मिल जाएगी। सम ऑफ फोर्सेस को जीरो करना है, इसका मतलब ये हो गया नॉर्मल प्लस टेंशन मैन के लिए n प्लस टी इक्वल टू 60 इंटू जी, और बॉक्स के लिए कैपिटल टी जो ऊपर की तरफ है इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30 इंटू जी प्लस नॉर्मल। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके n की वैल्यू निकालो कितनी आएगी। इन दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशंस की तरह के सॉल्व करना है और कैलकुलेट करना है कि नॉर्मल की वैल्यू क्यों आएगी। और 150 हाँ जी, नॉर्मल की वैल्यू 150 150। ओके, और नॉर्मल क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि पीछे भी हमने आपको बताया है मशीन क्या दिखाएगी वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। वेट शोन बाय द मशीन का मतलब क्या पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर आपका डेफिनेशन पार्ट है कि आपको अगर ये पता ही नहीं है कि वेट शोन बाय मशीन का मतलब नॉर्मल होता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लाओगे कहाँ से, जब यही बात नहीं मालूम होगी। तो ये पहले ही तुमको बता दिया गया कि मशीन क्या दिखाएगी, उसका आंसर है नॉर्मल। रीडिंग बाय मशीन पूछ रहे हैं, नॉर्मल। वेट शोन बाय मशीन, नॉर्मल। तो इसका मतलब पहले पार्ट का आंसर हो गया 150, लेकिन 150 न्यूटन है, 150 न्यूटन। मशीन दिखाएगी क्या, तो व्हाट इज शोन बाय द मशीन, मतलब डिस्प्ले क्या होगा उसके उसमें, तो 150 डिवाइडेड बाय 10 15। तो 15 किलोग्राम, यानी उस मशीन दिखाएगी आदमी को कि तुम सिर्फ 15 किलोग्राम के हो। 60 किलोग्राम के आदमी को मशीन कह रही है कि यू आर जस्ट 15 किलोग्राम, 45 किलोग्राम आपने वेट लूज कर दिया अपना। ए पार्ट। अब बी पार्ट पे आने। नाउ बी पार्ट, व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप, यानी क्या निकालने की बात कर रहे हैं आप। व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप, मतलब क्या निकालने की बात हो रही है, टेंशन। टेंशन। टेंशन फोर्स। हाँ, क्या करने के लिए, टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन। इसका क्या मतलब हुआ, टू गेट हिज करेक्ट, हाँ करेक्ट वेट ऑन द मशीन, मतलब मशीन करेक्ट वेट दिखाए, इसका मतलब नॉर्मल कितना होना चाहिए वहां पर, क्योंकि मशीन तो नॉर्मल ही दिखाती है। टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन का मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू 60 किलोग्राम के हिसाब से नहीं, 600 होनी चाहिए ना, और टेंशन पूछा गया आपसे, ये मतलब हुआ इसका। तुम लोग को लगता है ना यार कि हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चे, बहुत हाई फाई बजाने से अच्छा है कि आप पहले क्वेश्चन के लैंग्वेजेस को क्रैक करना सीखो। जिसको आप कंप्यूटर के लैंग्वेज में कोडिंग और डिकोडिंग कहते हो, उसको हम फिजिक्स के लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि प्रॉब्लम को पहले डिकोड करना सीखो। आप जो कहा गया है उसको सिंबल्स के फॉर्म में लिखना सीखो। ये एन दिया है, टी पूछा है, अब करेंगे कैसे, अब हुआ करेंगे कैसे। तो एक बात बताओ, क्या अभी भी रेस्ट पे होंगे, क्योंकि जब हम रेस्ट पे थे तो नॉर्मल 150 था, तो अगर नॉर्मल 600 करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर रेस्ट पे नहीं हो सकते, दोनों बातें एक साथ तो होंगी नहीं। वी कैन नॉट बी एट रेस्ट। इसका मतलब क्या करेंगे, फोर्स बैलेंस कर दें या फिर न्यूटन सेकेंड लॉ वाली इक्वेशन बना दें इक्वल टू एमए वाली। सेकंड लॉ सर।
सेकंड लॉ, यानी कि बॉडीज, अब ये बॉडीज मान लो ऊपर जाएंगी, तो मैन के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? देखो मैन के लिए, तो मैन का एक्सेलरेशन अगर ऊपर की तरफ है तो नॉर्मल प्लस टेंशन माइनस 60 इंटू जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 60 इंटू ए। और बॉक्स की इक्वेशन क्या बनेगी? तो बॉक्स के लिए ऊपर की तरफ टी है और नीचे की तरफ नॉर्मल है और नीचे की तरफ 30 इंटू जी है इक्वल टू 30 इंटू ए। अब ये दो इक्वेशंस हो गई, लेकिन इसमें नॉर्मल की वैल्यू पता है, तो नॉर्मल 600 है ये पता है, तो नॉर्मल को 600 पुट करो और कैपिटल टी इन दो इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करो साइमल्टेनियसली। एक्सेलरेशन ये कैसे समझेंगे कि ऊपर की तरफ होगी कि नीचे की तरफ? अब आदमी तो नीचे मान ले भाई, और अगर उसमें माइनस से आ जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन अपवर्ड या डाउनवर्ड में से कोई भी केस मान के बना लो इक्वेशन, प्लस माइनस का फर्क आएगा। क्योंकि वैसे भी मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करने जा रहा हूँ, तो वो ए प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ए वैसे भी कैंसिल हो जाना है डिवाइड करते ही। और निकाल लो इसमें से टी की वैल्यू। आंसर बता दे रहे हैं, इसमें टी सॉल्व करोगे तो आएगा 1800 न्यूटन। नेक्स्ट पे आओ। अब ये टॉपिक है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टेंशन इन द रोप का। आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको फिर बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखो, टेंशन इन द रोप का मतलब द पुल और ऑन द रोप और द पुल बाय द रोप। मैं बार बार डेफिनेशंस के ऊपर फोकस करता हूँ। टेंशन को मतलब समझिए, द पुल ऑन द रोप और द पुल बाय द रोप, इसी को टेंशन का नाम दिया गया है। तो डेफिनेशंस क्लियर होंगी तो हमारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होगी फिर क्वेश्चन करने को मतलब ही नहीं बनता। तो इससे अच्छा है कि वापस पहले चैप्टर को पढ़ा जाए और फिर क्वेश्चन किए जाएं। स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स के साथ। पहला, इसमें ये दो ब्लॉक्स हैंग कर रहे हैं, M1 M2 करके दो ब्लॉक्स हैं और स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 है और सीलिंग से अटैच्ड है। हमको दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन फोर्स दिखानी है। तीन कंडीशंस हैं, सीलिंग पहले रेस्ट पे है, सीलिंग ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है और सीलिंग थर्ड केस में स्पीड कम हो रही है। तो एक एक करके चलोगे। तो नंबर 1 ए पार्ट में सीलिंग इज एट रेस्ट। हम फोर्सेस को ना एक्चुअल डायग्राम में दिखा दे रहे हैं। एक्चुअल डायग्राम में आप क्या दिखाओगे, यहाँ पर M1G और M1 के ऊपर स्ट्रिंग 1 की वजह से एक टेंशन फोर्स दिखाएंगे T1। M2 पर दिखाएंगे तो एक M2G दिखाएंगे, नीचे की तरफ ग्रेविटी की फोर्स और टेंशन फोर्सेस गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स। तो स्ट्रिंग 2 की टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम M2 जाने के लिए ऊपर की तरफ और स्ट्रिंग 1 की टेंशन अवे फ्रॉम M2 जाने के लिए नीचे की तरफ T1। स्ट्रिंग 1 की टेंशन दोनों तरफ से T1 दिखाई जाएगी आइडियल स्ट्रिंग के केसेस में। मतलब ये मान के चल रहे हैं कि ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये आइडियल कंडीशंस में, तो वो दोनों मासेस पर सेम फोर्स लगाएंगे। अब ये एक तरीके का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। फ्री बॉडी डायग्राम के बाद क्वेश्चन को पढ़ना होता है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेना होता है। पार्ट ए में सब कुछ रेस्ट पे है, क्या करने बता दो। अब मुझे कुछ नहीं करना। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद कुछ अपने आप समझ में आता है कि क्या करना चाहिए। M1 के लिए क्या बनेगा, M1 के ऊपर दो फोर्स दिख रही हैं, एक ऊपर की तरफ T1 और एक नीचे की तरफ M1G। क्या रिलेशन होना चाहिए इन दोनों के बीच में अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो? T equal to M1G। यानी T1 बराबर M1G। और M2 के लिए ये तो हो गया फॉर M1। M2 के लिए अगर बनाए तो T2 उसमें ऊपर है, M2G नीचे है और T1 नीचे है, तो M2G प्लस T1 ये होगी इसके लिए T2 की वैल्यू। और T1 पहले वाले से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो कुल मिलाकर के आंसर आ जाएगा T2 इक्वल्स टू M1 प्लस M2G। ये आंसर है। बी पार्ट में, बी पार्ट मूविंग अप एक्सेलरेशन ए, तो अपवर्ड एक्सेलरेशन हो गया। इसका मतलब इसको दूसरे वे में ये भी कह सकते हो कि अगर सीलिंग अपवर्ड एक्सेलरेट करेगी और मान लो कोई पर्सन सीलिंग पे बैठ के सब कुछ देख रहा है, तो जब सीलिंग एक्सेलरेट कर जाएगी तो उसको एक स्यूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा नीचे की तरफ। अब डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, स्यूडो फोर्स M इंटू ए के बराबर आएगा ना, तो डायरेक्ट आंसर ये लिखोगे। अब
T1 की वैल्यू लिखी जाएगी m1, जहां g आ रहा वहां g प्लस a हो जाएगा बिकॉज ऑफ द स्यूडो फोर्स, और T2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो भी हो जाएगी m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g प्लस a। थर्ड वाले केस में जा तो ऊपर ही रहा, मूव अप, लेकिन उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। सो वेलोसिटी ऊपर है लेकिन स्पीड कम हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन नीचे है, इसका मतलब स्यूडो फोर्स ऊपर। स्यूडो ऊपर का मतलब हो जाएगा, फिर से जो आंसर्स बनेंगे कि T1 m1 स्यूडो ऊपर यानी ग्रेविटी के अपोजिट, सो यहाँ g माइनस ए, T2 में ये कर देंगे m1 प्लस m2 g प्लस ए। सर जी माइनस है T2 का। g माइनस ए, अच्छा हाँ। नेक्स्ट, हैंगिंग रोप। यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास m एंड लेंथ l अगेन सीलिंग से अटैच्ड है। सर और एक बार इस पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। 1 मिनट बच्चे दिखा रहे, देख लो। थैंक यू सर। कंप्लीट हो गया बच्चा, मूव करें नेक्स्ट पे। यस सर। ठीक है ना, दिस वन हैंगिंग रोप। सिंपल सा केस है, रोप एक लटक रही है मान लो। अब इसमें मैंने नीचे आइडिया भी लिख दिया करना क्या होता है। आइडिया मैंने इसलिए लिखा है ताकि कभी कल को फ्यूचर में क्वेश्चन कर रहे हो ना तो समझ में आए कि क्या करना है। निकालना क्या है, फाइंड द टेंशन इन द रोप एट अ पॉइंट विच इज स्मॉल x डिस्टेंस अबव द फ्री एंड ऑफ रोप। तो इस क्वेश्चन को करने का आइडिया मैंने नीचे लिख दिया है। करना क्या पड़ेगा, इसको पढ़ लेते हैं और देखो कैसे प्रोसीड करेंगे। टू फाइंड, क्या लिखा है, टू फाइंड टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। इसके आगे से सब देखते हैं। थिंक, सोचना है आपको, ऑफ द मासेस ऑन either साइड ऑफ द गिवन पॉइंट एज टू ब्लॉक्स। इस लाइन को पहले समझो क्या है। थिंक मतलब आप इसके बारे में सोचिए, क्या मासेस ऑन either साइड ऑफ गिवन पॉइंट एज टू ब्लॉक्स। तो पहले इतनी ही लाइन को समझ लें यार। गिवन पॉइंट क्या है मेरा इस क्वेश्चन में, गिवन पॉइंट क्या है, गिवन पॉइंट का मतलब कहां पर टेंशन निकालनी है मेरे को, तो वो यहां देखा जाए। टेंशन इन द रोप एट अ पॉइंट विच इज x डिस्टेंस अबव द फ्री एंड। तो पहले इसको पढ़ते हैं कि जहां पर टेंशन निकालनी है, तो जिस पॉइंट पर टेंशन निकालनी है वो फ्री एंड इसका बॉटम वाला है, उससे x डिस्टेंस ऊपर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर कितनी टेंशन फोर्स होगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो जिस पॉइंट पर टेंशन फोर्स पूछा है, अब उसके बाद चलो, उसके बाद यहाँ पर आओ, उसके दोनों तरफ आइदर साइड ऑफ दिस पॉइंट। तो ये बताओ जिस पॉइंट पर टेंशन फोर्स पूछा है उसके ऊपर और उसके नीचे कितना कितना मास है। जिस पॉइंट पर टेंशन पूछा है इस पॉइंट के ऊपर का मास कितना है और उस पॉइंट के नीचे का मास कितना है, यही स्टेटमेंट लिखा है आपको। थिंक ऑफ द मासेस ऑन आइदर साइड ऑफ गिवन पॉइंट एज द टू ब्लॉक्स। तो चेक करके बताओ यार, इस पॉइंट को अगर मैं पी पॉइंट से नाम दे दूं तो मास ऊपर कितना है पी पॉइंट के, अबव पॉइंट पी कितना है, और मास बिलो पॉइंट पी कितना है। तो ये हम यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे, यूनिटरी मेथड निकालेंगे। देखो कैसे, पूरी स्ट्रिंग एल लेंथ की है और उसका मास एम है, तो अगर एल लेंथ के लिए मास की वैल्यू एम होगी तो यूनिट लेंथ के लिए मास की वैल्यू एम डिवाइडेड बाय एल होगी। और पी पॉइंट के नीचे कितना लेंथ है, तो पॉइंट पी के नीचे की जो लेंथ है वो स्मॉल एक्स है, तो यूनिटरी मेथड फॉलो करो कि एक्स लेंथ के लिए कितना मास हो जाएगा, तो वो एम डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो दैट इज मास बिलो पॉइंट पी, कैपिटल एम बाई एल मल्टीप्लाइड बाय एक्स। और मास अबव पॉइंट पी कितना है, तो पॉइंट पी के ऊपर की जो लेंथ होगी, पॉइंट पी के ऊपर की लेंथ, उसमें भी यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे, एम अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाय एल माइनस एक्स। ये यहाँ तक का मतलब हो गया। तो मासेस ऑन द आइदर साइड ऑफ गिवन पॉइंट वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब उनको किस तरीके से सोचना है, तो उनको सोचना है आपको एज टू ब्लॉक्स विच आर कनेक्टेड बाय द आइडियल स्ट्रिंग। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि अब हम इस प्रॉब्लम को ना अपनी तरीके से मॉडिफाई करने जा रहे हैं।
अब हम इस प्रॉब्लम को ऐसे मानने जा रहे हैं कि हमारे पास दो मासेस कनेक्टेड हैं। इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सोचेंगे कि दो मास हो गए, एक मास ऊपर वाला जो कि m/l इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी है, एक मास नीचे वाला जो कि m/l मल्टीप्लाइड बाय एक्स है। तो इनको दो ब्लॉक्स की तरीके से कंसीडर कर लें और उनको सीलिंग से हैंग कर लें। तो ये क्वेश्चन सिमिलर टू द प्रीवियस वन हो जाएगा जैसे पहले किया है। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने स्ट्रिंग 2 में भी टेंशन निकाली है, स्ट्रिंग 1 में भी टेंशन निकाली है। तो मैं इस प्रॉब्लम को उसी के इक्विवेलेंटली लेके जाना चाह रहा था, यही मैंने आपसे लिखा भी हुआ है। लिखने का पर्पस मेरा ये है कि कल को रिवाइज करोगे तो समझ जाना कि मैंने क्या किया था वहां पर। ठीक है जी, क्या किया है वो एक बार फिर से समझ लीजिए यहाँ पर। जिस भी पॉइंट पर टेंशन फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, आप उस पॉइंट के दोनों तरफ के लेंथ देख लो, उस पॉइंट की दोनों तरफ क्या क्या लेंथ है। तो जो गिवन पॉइंट है आपका जहां पर टेंशन कैलकुलेट करनी है, उसके दोनों तरफ की लेंथ और उसमें यूनिटरी मेथड लगा करके ये कैलकुलेट कर लो कि कितना मास उस पॉइंट के ऊपर है, कितना मास उस पॉइंट के नीचे है, और उनको दो ब्लॉक्स की तरीके से कंसिडर करके और उनको थिंक एज इफ दे आर कनेक्टेड बाय आइडियल स्ट्रिंग, and then approach will be similar to what we did in the previous example. तो अब प्रीवियस एग्जांपल में क्या किया है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर टेंशन फोर्स T1 निकालेंगे और यहाँ पर टेंशन फोर्स T2 निकालेंगे। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आंसर क्या आएगा, यहाँ पर T1 की वैल्यू क्या आएगी और T2 की वैल्यू क्या आएगी। प्रीवियस एग्जांपल के हिसाब से T1 जो आएगा वो m/l मल्टीप्लाइड बाय x इंटू जी होगा प्रीवियस एग्जांपल के हिसाब से, बिकॉज T1 वॉज m1g, मतलब m1 से जो स्ट्रिंग अटैच होगी उसका टेंशन m1g होगा, और m2 के ऊपर वाली स्ट्रिंग का टेंशन यानी कि T2 की वैल्यू m1 प्लस m2g के बराबर होगी। स्ट्रिंग 2 का टेंशन m1 प्लस m2g और स्ट्रिंग 1 का टेंशन m1g। तो यही चीज यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से इसको मैं अपना m1 ब्लॉक मान रहा हूँ और इसको मैं अपना m2 ब्लॉक मान रहा हूँ। तो जो कैपिटल T2 वाली टेंशन होगी वो हो जाएगी m1 प्लस m2, और m1 प्लस m2 बेसिकली टोटल मास होगा इनटू g। तो इसमें से हमारा आंसर कौन सा है? मेरा आंसर T1 है कि मेरा आंसर T2 है इस क्वेश्चन का? हाँ जी, हमारा आंसर जो है वो T1 वाला है जो क्वेश्चन पूछा है। और T2 कौन सी टेंशन है फिर? तो T2 टेंशन आपको बता दे क्या है, ये छत से, हाँ छत से जो लगेगी, सीलिंग से, मतलब ये स्ट्रिंग कंसीडर की थी उसमें टेंशन आई है। हाँ सीलिंग वाली टेंशन है ये। और आपको जिस पॉइंट पर पूछा है वो टेंशन T1 है। अभी और कुछ एग्जांपल कराएंगे तब क्लियर होगा। 2-3 ऐसे सिमिलर एग्जांपल्स और हैं अभी, है ना, इसी स्टेटमेंट के ऊपर देख लो। लोवेस्ट पॉइंट पे क्या टेंशन होगी? फिर देखो लोवेस्ट पॉइंट पे मैं मेरे से क्यों पूछ रहे हो आप ये बताओ। आपने गिवन पॉइंट को लोवेस्ट पॉइंट चूज कर लिया, उसके ऊपर कितना उसके नीचे कितना मास होगा? 0। आप बताओ क्या आंसर होगा? 0 हो जाएगी। थैंक यू सर। भाई मैं बहुत क्लियर जो लैंग्वेजेस लिखता हूँ ना, मैं बता रहा हूँ तुम लोग के लिए बता रहा हूँ, तुम लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं पा रहे हो अभी। जो जितनी गाइडलाइन तुमको दे रहा हूँ सिर्फ गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिए। और चलो एक और क्वेश्चन दिखाते हैं ना, इस भी ये क्वेश्चन है और इस तरीके के और भी क्वेश्चंस हैं, चलते हैं। इसमें क्या है कि ये कई सारी स्ट्रिंग्स बनी हुई हैं, कई सारी स्ट्रिंग्स है, देख लो 5 स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पर, m1 m2 2 ब्लॉक्स है, मुझे सबके अंदर टेंशन फोर्स निकालना है। इसमें ये एंगल्स भी मेंशन्ड है। स्ट्रिंग 1 का जो एंगल है ये θ1 है, स्ट्रिंग 3 का एंगल θ3 है, और स्ट्रिंग 2 का जो एंगल है, स्ट्रिंग 2 ये अपने हॉरिजॉन्टल से θ2 एंगल बना रही है, θ2। ये एंगल्स मेंशन्ड है यहाँ पर। ठीक है, और कोई एंगल की जरूरत पड़ेगी तो वो भी देख लेंगे, बट ये एंगल्स मेंशन्ड है मेरे ख्याल से, इसके अलावा किसी एंगल की नीड आएगी नहीं। हाँ, अब इसमें टेंशन्स निकालनी है तो क्या कंसेप्ट लगाएंगे? देखो इसमें ये देखो कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर स्ट्रिंग्स आपस में जुड़ रही हैं, मतलब कई सारे पॉइंट्स स्ट्रिंग आपस में कनेक्ट हो रही हैं। तो देखो
पॉइंट ए, ये वो पॉइंट है जहां पर 3 स्ट्रिंग्स आपस में अटैच हो रही हैं। पॉइंट ए पर स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 4, स्ट्रिंग 2। तो इसको हम जंक्शन का नाम देते हैं, या इसको आप नॉट कह सकते हो, नॉट या फिर जंक्शन। नॉट मतलब जहां गांठ पड़ती है रस्सी बांधने पर। और ऐसे ही एक बी पॉइंट है आपके पास यहाँ पर, इसमें भी 3 स्ट्रिंग्स आपस में जुड़ रही है, इसको भी हम नॉट का नाम देंगे या जंक्शन का नाम दे सकते हो। तो इन क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्या है बता दें आपको, इन क्वेश्चंस को करने का आइडिया क्या है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो वो ये है, ईच नॉट मतलब जंक्शन, द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। मैं एक एक एग्जांपल दूंगा, लेकिन इन एक एक एग्जांपल की थ्योरी भी साथ में लिख दे रहा हूं तुम्हें। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आएंगे तो आप यही वाला कंसेप्ट लगाते चले जाओ। आप देखो मैं कैसे इसमें सॉल्व करता हूँ। जानते हो इसमें क्या करना है तुमको, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओ, किसका किसका, तो पहले M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर हम इसमें जितनी भी नॉट्स होंगी उनका बनाएंगे। तो नॉट ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और फिर हम बनाएंगे नॉट बी का फ्री बॉडी डायग्राम। ये इसका कंसेप्ट होता है। जब कई सारी स्ट्रिंग्स आपस में दिखने लगे ना, तुम्हें 4-5 स्ट्रिंग्स हो गई, 3 स्ट्रिंग्स हो गई, 4 स्ट्रिंग्स हो गई, तो जितने मासेस हो उनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, और जितने नॉट्स बन रहे हैं उनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। नॉट का मतलब जहां रस्सी बदल, मतलब कई सारी स्ट्रिंग्स आपस में मिल रही हूँ। तो सबसे पहले M1 का फ्री बॉडी डायग्राम। M1 के फ्री बॉडी डायग्राम में क्लियर है कि एक M1G ग्रेविटी की फोर्स होगी, और एक स्ट्रिंग 4 की वजह से टेंशन फोर्स T4 दिखाएंगे, स्ट्रिंग 4 की वजह से। M2 के फ्री बॉडी डायग्राम में एक M2G की फोर्स होगी, और स्ट्रिंग 5 की वजह से T5 होगा। नॉट ए पर स्टेटमेंट को ध्यान रखना है, टेंशन फोर्स हमेशा बॉडी से बाहर जाना चाहिए। तो नॉट ए पर, पॉइंट ए पर 3 स्ट्रिंग्स हैं, पॉइंट ए पर 3 स्ट्रिंग्स हैं। पॉइंट ए पर स्ट्रिंग 1 भी अटैच है, पॉइंट 1 पर स्ट्रिंग 4 भी अटैच है, और पॉइंट ए पर स्ट्रिंग 2 भी अटैच है। तो ये 3 स्ट्रिंग्स पॉइंट ए पर मिल रही हैं। तो तीनों की वजह से टेंशन इस नॉट से बाहर की तरफ जाएगा, टेंशन अवे फ्रॉम दिस पॉइंट होगा। और वो कैसे कैसे होगा वो देखो, 3 फोर्सेस दिखाएंगे यहाँ पर। तो एक स्ट्रिंग 1 की वजह से दिखाएंगे T1, एक स्ट्रिंग 2 की वजह से दिखाएंगे T2, थोड़े से एंगल्स पर होंगे ये सब, और एक स्ट्रिंग 4 की वजह से दिखाएंगे T4। ऐसे ही नॉट बी पर चलोगे, नॉट बी पर भी फोर्सेस दिखाओगे। नॉट बी पर एक स्ट्रिंग 5 की टेंशन नीचे की तरफ T5, एक स्ट्रिंग 3 की टेंशन T3, और एक स्ट्रिंग 2 की टेंशन T2। ये हो गए फ्री बॉडी डायग्राम्स। अब क्या करना है, फोर्सेस को बैलेंस करना है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, बैलेंसिंग कैसे होगी, कौन किसको बैलेंस करेगा, ये ध्यान देना है। देखिएगा फोर्सेस की बैलेंसिंग कैसे होगी इसमें। कहाँ जगह नहीं है यार इसमें, एक मिनट थोड़ा सा स्पेस बनाए। चलिए, तो सबसे पहले M1 को जब बैलेंस करेंगे तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई T4 बराबर M1G, नंबर 1। M2 के लिए बैलेंसिंग करेंगे तो T5 आ जाएगा M2G। अब नॉट ए पर बैलेंसिंग करेंगे तो नॉट ए पर डायरेक्ट बैलेंसिंग नहीं हो सकती, क्योंकि सब अलग अलग डायरेक्शंस में भाग रहे हैं। फोर्सेस को बैलेंस करने से पहले ये इंश्योर करना पड़ता है कि वो सब एक दूसरे के पैरेलल हों या फिर एक दूसरे के 90 डिग्री पर हों, ये अलग अलग डायरेक्शंस में। हाँ, तो इसका क्लियर देखो, मिल गया ना आंसर आपको, क्लियर हो गया हिंट कि इसका मतलब नॉट ए पर हमें फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो अब T1 के कंपोनेंट्स होंगे, तो T1 का कितना कंपोनेंट लेफ्ट होगा और कितना कंपोनेंट ऊपर होगा, अब ये आपके वेक्टर का कंसेप्ट आ गया। तो T1 हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है, फोर्स T1 का हॉरिजॉन्टल से एंगल। तो ये हम अभी आप लोग को मैं छोड़ रहा हूँ, ये T1 cos θ1 आ गया, इधर की तरफ T1 sin θ1। ऐसे ही T2 को, अब ऐसे ही T2 रिजॉल्व होगा। तो जब T2 रिजॉल्व होगा तो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे, तो T2 θ2 के एंगल पर है, तो T2 cos θ2 राइट साइड। ठीक है बच्चा, मैं कंपोनेंट्स की वर्किंग दिखा नहीं रहा हूँ, और अपने पिछले कई एग्जांपल से इसको दिखाना बंद कर दिया है, जस्ट क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए।
और लास्ट में एक और फोर्स यहाँ पर कौन सा है, T4। क्या इक्वेशन बनेगी अब यहाँ पर बताओ। रिजॉल्व हो गए, अब बैलेंस कर दूं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस करने पर क्या बनेगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस करने पर T1 cos θ1 की बैलेंसिंग होगी T2 cos θ2 से, थर्ड इक्वेशन। वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंसिंग करेंगे तो T1 sin θ1 की बैलेंसिंग की जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन के T4 प्लस T2 sin θ2 से। ये चौथी इक्वेशन हो गई। अभी अभी और इक्वेशंस बनेंगी। अब कहां से इक्वेशन बनेगी, नेक्स्ट इक्वेशन कहां Not से B से। बनेगी, नॉट बी से। क्या बनेगा वो, मैं जगह थोड़ी सी यहाँ पर ले आऊँ, स्पेस का थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो ये मैं आइडिया ऊपर कर दे रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का आइडिया ऊपर शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर अपने लिए स्पेस बना देते हैं। हाँ जी बताओ, नॉट बी के लिए, तो अब नॉट बी, इसके कंपोनेंट्स नहीं करेंगे, कंपोनेंट्स वर्बली करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें स्पीड के पार्ट्स में आती हैं एग्जाम करते वक्त। थोड़ा सा वर्बल करके बताना मुझे, T2 का कौन सा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, T2 का सर T2 cos θ2। ओके, और T3 का कौन सा कंपोनेंट राइट साइड पे जाएगा, T3 वो θ3 एंगल, T3 cos θ। ठीक। तो इस तरीके से भी धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है आपको। और T2 का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, T3 का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा और नीचे T5, तो T2 sin θ2 प्लस T3 sin θ3 इक्वल टू T5, सिक्स्थ इक्वेशन। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ इक्वेशंस बनाना बताया है आपको, मुझे नहीं मालूम कि इसके अंदर क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, वो तो क्वेश्चन जब एक्चुअल क्वेश्चन सब बुक्स में आएंगे तब देखेंगे, बट मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट्स बता रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। तो मासेस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और जितने नॉट्स बनेंगे उनका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, मासेस का और नॉट्स का, इनका फ्री बॉडी डायग्राम, बस आराम से हो जाएगा। सर अगर यही वाला सिस्टम है जो अगर ये एक्सेलरेट कर रहा होता तो क्या नॉट पे भी सूडो फोर्स दिखाते? स्यूडो फोर्स नॉट पे भी दिखाएंगे, लेकिन नॉट का मास नहीं है ना, नॉट मासलेस होते हैं। तो मासलेस बॉडीज पर स्यूडो फोर्स नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आप आइडियल स्ट्रिंग मान लो, जब स्ट्रिंग में मास नहीं है तो उनके बीच में जो गांठ पड़ेगी उसमें कहां से मास आएगा। यस सर। ठीक है बच्चा, आप थोड़ा सा जल्दी कर ले वरना आज का टॉपिक रह जाएगा। ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक रस्सी दो पेड़ के बीच में बांध करके झूला झूलने के लिए, ठीक है, तो ठीक है, दो पेड़ हैं, दो पेड़ के बीच में एक रस्सी बांधी गई है, rope of mass m, length l is tied between the two trees, rope makes a symmetrical curve, tangent drawn to the rope, ये important है, tangent drawn to the rope at the point where it is tied makes angle theta with the horizontal, find the tension at the midpoint of rope। यहाँ पर ना टेंशन की डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए, टेंशन की डेफिनेशंस बिगिनिंग में लिखा था मैंने। टेंशन मतलब द पुल ऑन द रोप और द पुल बाय द रोप, ऑन द रोप या फिर बाय द रोप। अब एक काम करते हैं, ट्री ए से जो पॉइंट कनेक्टेड है उसको ए नाम दे देते हैं, सेंटर को सी नाम दे देते हैं और यहाँ वाले पॉइंट को बी नाम दे देते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि ये तो एसेंशियल पार्ट है न्यूटन लॉ के चैप्टर का, बट अब की बार मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा ऑफ पार्ट ए सी, सिर्फ ए सी वाले पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो पार्ट ए सी ऑफ रोप, ठीक है जी। अब इसमें कौन कौन सी फोर्सेस आएंगी बताओ, फोर्सेस कौन कौन सी आएंगी। तो सबसे पहले इसका वेट, कितना मास होगा इसमें यार, रोप का मास m है और एसी उसका हाफ पोर्शन है, आधा पोर्शन है, कितना m, कितना दिखाओगे यहाँ पर बताओ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना दिखाएंगे, बोलो। m/2g। ओके,
इसके अलावा पॉइंट सी पर और पॉइंट ए पर, पॉइंट सी और पॉइंट ए पर टेंशन फोर्स लगेंगी गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स। तो इस बार आपका ऑब्जेक्ट एसी है, ऑब्जेक्ट एसी है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं मैं। तो पॉइंट सी से ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ जाने के लिए आपको राइट साइड जाना पड़ेगा। तो एक टेंशन राइट साइड दिखाएंगे जिसको कहेंगे टेंशन फोर्स पॉइंट सी पर, और पॉइंट ए पर इसी ऑब्जेक्ट से बाहर जाने के लिए इधर की तरफ एक टेंशन फोर्स दिखाएंगे एंगल पर थोड़ा सा, और वो उस एंगल के लिए यहां पर दे रखा है तुमको कि टेंजेंट ड्रॉन टू द रोप एट द पॉइंट वेयर इट इज टाइड मेक्स एंगल थीटा। मतलब यहां पर आप थीटा एंगल बना रहे हो हॉरिजेंटल से, यानी कि टेंशन एट ए पॉइंट हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर है। बस जी हो गया, ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब बैलेंस करना है इनको, बैलेंस करना है, बट ऐसे बैलेंस होगा नहीं, टीए रिजॉल्व होगा पहले, और टीए जब रिजॉल्व होगा तो टी ए कॉस थीटा बराबर है टीसी। अब ये कॉस थीटा कैसे आ रहा है वो देख लो, टीए का इधर कंपोनेंट कॉस थीटा, टीए का ऊपर वाला कंपोनेंट, और टीए साइन थीटा इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय 2। क्या पूछा है अब अपने आप देख लो, क्वेश्चन में आ ही जाएगा। जो देखो मैं बहुत कम इंटरेस्टेड होता हूँ कि पूछा क्या गया है, क्योंकि जो भी तुम पूछोगे वो आएगा फ्री बॉडी डायग्राम सही। तो अगर मेरा फ्री बॉडी डायग्राम सही होगा और मेरी इक्वेशन सही होंगी तो मेरे को बिल्कुल पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो आप पूछना चाहोगे वो वहीं पर मिलेगा मेरे को। मैं उसको थैंक यू सर। मिल जाएगा आपका आंसर। ये सर इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्यों नहीं दिखाया गया है ट्री 1 से? भैया मेरे रस्सी में नॉर्मल नहीं आता यार, रस्सी में हमेशा टेंशन आता है। मतलब रस्सी में नॉर्मल उन ऑब्जेक्ट्स में आता है जिनमें सरफेस हो, रिजिड सरफेस हो, रिजिड बॉडीज में। रस्सी जो होती है वो धागे में सिर्फ टेंशन दिखाई जाती है कहीं पर भी। धागे को पेड़ से जब बांधेंगे तो उसमें पुलिंग फोर्स आएगा ना, खींचेंगे ना उसको। क्या कभी आपने रस्सी बांध के पेड़ को खींचते हुए नहीं देखा है? पुल करते हैं भाई इसको हमेशा। नॉर्मल कैसे लगाए? नॉर्मल कोई ब्लॉक हो तो समझ में आए, कोई पर्सन हो, एरिया बनना चाहिए, उसके लिए सरफेस होना चाहिए। सो जस्ट डेफिनेशंस को स्टिक करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप चलिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको टैग कर लेना, आई मीन फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट ये देखिए, इसमें दो ब्लॉक्स हैं 3 किलोग्राम के, 5 किलोग्राम के, और एक रोप है जिसका मास 2 किलोग्राम है और लेंथ 1 मीटर है। तो ब्लॉक्स, ठीक है जी, और एक रोप ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड द लेंथ 1 मीटर, और 200 न्यूटन की फोर्स लगा करके इसको ऊपर पुल कर रहे हैं। ग्रेविटी नीचे की तरफ हो, ऑब्वियसली ग्रेविटी नीचे होगी, और जी को 10 ही मानेंगे इसमें से। और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन, सॉरी ये गलत हो गया यार, एक्सेलरेशन नहीं होगा यहाँ पर, फाइंड द टेंशन होना चाहिए, बाय मिस्टेक है। सो फाइंड द टेंशन एट द टॉप पॉइंट, मिड पॉइंट एंड द बॉटम पॉइंट। एक बार फिर उसी आइडिया के ऊपर आ गए कि जब इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाएं कि स्ट्रिंग के किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर टेंशन निकालनी हो, जब ऐसा कोई क्वेश्चन कहे कि स्ट्रिंग के किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर बताओ क्या टेंशन होगी, टॉप पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर, बॉटम पॉइंट पर, या किसी भी पॉइंट पर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। आई मीन जो तरीके बहुत सारे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक इजी तरीका है, आसान तरीका है, वो ये। तो वो मैंने इस आइडिया में फिर से लिखा है, ये वही बात लिखी जो पहले लिखी थी मैंने, कि टू फाइंड टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ गिवन स्ट्रिंग, टू फाइंड टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ गिवन स्ट्रिंग, एनी पॉइंट जहां पर भी निकालना हो तुम्हें, थिंक ऑफ द मासेस ऑन आइदर साइड ऑफ गिवन पॉइंट एज 2 ब्लॉक्स। अब एक बार फिर वही स्टोरी लगाओ, जैसे अगर आपको टॉप पॉइंट पर निकालना है तो टॉप पॉइंट के ऊपर कितना मास है और टॉप पॉइंट के नीचे कितना मास है बताओ।
mass above top point and what is the mass below top point. सिर्फ ये कैलकुलेट कर लो आप, इसमें कितना कितना मास है टॉप पॉइंट के ऊपर, कितना मास टॉप पॉइंट के नीचे है. तो स्ट्रिंग का जो टॉप पॉइंट है उसके ऊपर का मास चेक करो. उस टॉप पॉइंट से ऊपर की तरफ देखा जाए तो 3 किलोग्राम का मास है. और कितना मास है उसके नीचे, टॉप पॉइंट के नीचे टोटल कितना मास हो रहा है इसमें. तो 5 किलोग्राम का ब्लॉक है उसके नीचे और 2 किलोग्राम की रस्सी है. तो टोटल मास विच इज बिलो द टॉप पॉइंट 2 किलोग्राम की रोप प्लस 5 किलोग्राम का ब्लॉक, यानी कुल मिलाकर के टोटल मास हो गया 7 किलोग्राम. अब मैंने क्या कहा है, इनको आप 2 ब्लॉक्स मान लो, यानी कुल मिलाकर के एक ये मान लो कि एक 3 किलोग्राम की बॉडी ऊपर है और एक 7 किलोग्राम की बॉडी नीचे है और वो कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग से और यहाँ पर 200 न्यूटन की फोर्स है. ऐसे सोच लो इस क्वेश्चन को इस तरीके से. अब 3 किलोग्राम वाले पे टेंशन नीचे दिखाएंगे और 7 किलोग्राम वाले पे टेंशन ऊपर दिखाओगे. 3 किलोग्राम वाले पे ग्रेविटी की फोर्स लगाओगे 30, 7 किलोग्राम वाले पे ग्रेविटी की फोर्स 70 और हम F इक्वल टू ma की इक्वेशंस बनाएंगे. तो अगर ये बॉडीज ऊपर एक्सेलरेट करें तो 3 किलोग्राम की बॉडी के लिए क्या इक्वेशन बनेगी. तो 3 किलोग्राम की बॉडी के लिए 200 का फोर्स ऊपर की तरफ माइनस t नीचे की तरफ माइनस 30 नीचे की तरफ इक्वल टू उसका मास 3 इंटू ए. और 7 किलोग्राम की बॉडी के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो इसमें टेंशन ऊपर की तरफ है और 70 का फोर्स नीचे इक्वल टू मास 7 इंटू ए. अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके टी निकालेंगे. अब ऐसे ही जब मिडिल पॉइंट की बात करेंगे तो फिर यही काम करना है जिस भी पॉइंट पर. तो मास अबव मिड पॉइंट एंड मास बिलो द मिड पॉइंट. अबव मिड पॉइंट और बिलो मिड पॉइंट अगर हम मासेस कैलकुलेट करके देख लें तो स्ट्रिंग का जो मिडिल पॉइंट होगा उसके ऊपर कितना मास होगा. तो मिड पॉइंट के ऊपर 2 किलोग्राम की रोप का हाफ मास 1 किलोग्राम और 3 4 kg किलोग्राम होगा. पूरा 4 kg हो गया. और नीचे कितना हो गया 6. 6. तो अब आप 2 ब्लॉक्स मान लें, यहाँ पर सेम काम करना है आपको. अब आप 2 ब्लॉक्स मानो कि एक मान लो 4 किलोग्राम की बॉडी और एक मान लीजिए 6 किलोग्राम की बॉडी कनेक्ट हो गए. और एक नॉर्मल न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट कर दो इसको एक फंडामेंटल न्यूमेरिकल्स में. और फिर क्वेश्चन दिखाना स्टार्ट कर दो. टेंशन दिखाएंगे, इधर टेंशन दिखाएंगे, ग्रेविटी की फोर्स 4 इंटू जी, इधर 6 इंटू जी और फिर से इक्वेशन बनाएंगे. बट अब की बार इक्वेशन क्या बनेगी 200 ऊपर की तरफ माइनस टी माइनस 40 बराबर 4a और नीचे 6 किलोग्राम वाले के लिए t माइनस 60 इक्वल टू 6a. अब ऐसे ही जब बॉटम पॉइंट पे बनाना होगा, इसको मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ. प्रोसेस ये रहेगा, कौन को कितने कितने किलोग्राम के 2 मास कनेक्ट कर दे बॉटम पॉइंट पर, बिना लिखे बता दो मुझे. आई मीन डायरेक्टली 2 मासेस क्या क्या मान ले आप, कितने कितने किलोग्राम के. 0. ऊपर कितना मास होगा 5 kg. नीचे 5 kg. 5 kg. बस. अब आप सेम कंसेप्ट लगाओ, 200 न्यूटन की फोर्स ऊपर, बाकी वही काम करना है. टी दिखाना है, ग्रेविटी दिखानी है, इक्वेशंस बनानी है इनकी. तो ये एक बहुत आसान तरीका मैंने तुमको दिया है कि स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पर टेंशन कैसे निकाली जा सकती है. और साथ में थ्योरी इसलिए लिख दी है ताकि आप अपने आप इसको अप्लाई कर पाओ, इसीलिए मैंने इसको ऐड कर दिया इस नोट्स में कि भूल ना जाओ कभी इस कंसेप्ट को किस तरीके से करना है. लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये सेम प्रोसेस है ये भी. इसमें कहाँ पर टेंशन निकालनी, देखो टेंशन कहाँ निकालनी है. तो find the tension at point A and at point B of the rope when it is pulled by the force capital F. तो देखिए इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं. पहले आप सबसे पहला टेंशन एट A निकालेंगे, मतलब TA, जिसको हम टेंशन एट A कह रहे हैं. तो जिस पॉइंट पर टेंशन निकालना है, कंसेप्ट तो वही है, मुझे A पॉइंट पर टेंशन निकालना है. ठीक है जी. अब सुनना क्या करेंगे यार, क्या कंसेप्ट लगाएंगे इसमें. ए पॉइंट पर टेंशन निकालना, ध्यान से सुनना. ए पॉइंट के दोनों तरफ कितने कितने मास है. पॉइंट ए के राइट साइड कितना मास होगा, मैं पहले वर्ड्स में लिख दे रहा हूं. मास राइट ऑफ ए
और मास लेफ्ट ऑफ ए। मैं बार बार वही कंसेप्ट लगाऊंगा, न्यूमेरिकल बदलते रहो, मेरा कंसेप्ट नहीं बदलने वाला। ए के राइट पे कितना मास है और ए के लेफ्ट पे कितना मास है। तो ए के राइट साइड पर तो कुछ मास है ही नहीं, और ए की लेफ्ट साइड पर कितना मास है? टोटल मास, टोटल मास सर m+m। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको दो न्यूमेरिकल्स मानेंगे। अब हम ये मानेंगे कि लेफ्ट साइड पर कैपिटल M प्लस स्मॉल m का एक मास, और राइट साइड पर एक मास है जो कि 0 है, कोई बात नहीं, 0 मास है, चलने दो। यहाँ पर F लगाएंगे, यहाँ पर T दिखाएंगे, यहाँ पर T दिखाएंगे, और सिस्टम के अंदर एक एक्सेलरेशन दिखाएंगे, और इक्वेशंस बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। 0 मास वाले के लिए क्या इक्वेशन बनाएंगे, देखो, कैपिटल F माइनस T बराबर उसका मास 0 मल्टीप्लाइड बाय A। कंसेप्ट सही होना चाहिए यार, घबराने से कुछ नहीं होने वाला, 0 इंटू A। और कैपिटल M प्लस स्मॉल m के लिए सिर्फ एक फोर्स है कैपिटल T, इक्वल टू उसका मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू A। सेकेंड इक्वेशन हो गया मेरा क्वेश्चन। इससे T देख लो कितना आएगा। T डायरेक्टली F के बराबर आ रहा है, वैसे तो फर्स्ट इक्वेशन से ही आ जा रहा है। आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि 0 आ गया, कोई बात नहीं, आने दीजिए, जो कुछ आ रहा है माइनस में आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं मेरे को, मेरा कंसेप्ट सही है। प्रॉब्लम, अब आंसर जो भी आए चलेगा वो मेरे लिए। अब टेंशन एट बी निकालना है, मान लो दूसरे पार्ट को भी करके दिखा देते हैं। तो टेंशन एट बी कैलकुलेट करने के लिए देखो, अब बताओ कितना मास है लेफ्ट ऑफ बी और कितना मास राइट ऑफ बी, ये देख लेते हैं टेंशन कितना कितना है। तो बी पॉइंट के लेफ्ट और बी पॉइंट के राइट, बी पॉइंट के लेफ्ट कैपिटल एम और बी पॉइंट के राइट स्मॉल एम। ठीक, अब हम अपना न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। हमने दो मासेस बनाए, एक कैपिटल एम एक स्मॉल एम, उनको स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, और हमने यहाँ पर एक फोर्स एफ दिखा दी। अब जो हम नॉर्मल वर्किंग करते थे वही वर्किंग करेंगे, यहाँ पर एक टेंशन दिखाएंगे, यहाँ पर एक टेंशन दिखाएंगे, और एक्सेलरेशन मान करके इक्वेशन लिखेंगे। क्या इक्वेशन बनेगी देखो, तो इक्वेशन क्या बनेगी, स्मॉल एम के लिए बनेगी कैपिटल एफ माइनस टी इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाय ए, और कैपिटल एम के लिए इक्वेशन बनेगी कैपिटल टी बराबर कैपिटल एम इंटू ए। इन दोनों से टी सॉल्व करो कितना आएगा। पहले वाले क्वेश्चन में टेंशन ए पॉइंट की निकल के आएगी, दूसरे वाले क्वेश्चन में बी पॉइंट की टेंशन निकल के आएगी। इसको सॉल्व कर लेना। हो गया क्लियर, बोलो भाई। यस सर। लगातार एक ही कंसेप्ट लगा रहा हूँ, इसलिए सिमिलर कंसेप्ट फॉलो किए जा रहे हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए हमारी मल्टीपल कंसेप्ट्स में। और ये दो क्वेश्चंस है, लेकिन अब इनको हम लोग ये तो आप खुद कर लेना या फिर अगले क्वेश्चन में करेंगे। ये कई सारे पुली वाले कंसेप्ट हैं, हालांकि जो आईसीएसई बोर्ड के हैं क्लास 10th में 9th में उन्होंने ये कर रखा होगा। अगर आप आईसीएसई बोर्ड से रहे हो, सिंपल मशीन्स का एक टॉपिक है वहाँ पर, उसमें ये पढ़ाया जाता है, तो उनको आइडिया होगा। मैकेनिकल एडवांटेज करके एक टॉपिक आता है, बट जो सीबीएसई बोर्ड से हैं वो शायद नहीं कर पाएंगे इसको, उनको, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वाले पढ़ाते ही कुछ नहीं है। सर आपने दूसरे वाले बैच के साथ जब क्लास ले रहे थे आपने ये क्वेश्चन कराया था सेम। हाँ हाँ, तो भाई आगे पीछे सभी में होगा ना। अब उनको ये सब नहीं कराया, मैं देखो बता रहा हूँ, तुमको तो प्लस पॉइंट ये मिल रहा है कि तुमको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, प्लस हर जगह क्वेश्चन करने का तरीका बन रहा है। ये आपके तो एडवांटेज है इसमें, उनको इतना सिस्टमेटिक थोड़ी मिला है। क्लियर हो गया पॉइंट्स के नहीं यार, बताओ अभी। यस सर। दो कंसेप्ट आज के हैं, मैं बता दूं, दो कंसेप्ट कौन कौन से हैं आज के। आज आपने टोटल दो कंसेप्ट लर्न किए हैं, कौन कौन से? एक रियल वेट और अपरेंट वेट, एक कंसेप्ट। और आज का दूसरा कंसेप्ट है कि स्ट्रिंग के न्यूमेरिकल्स में टेंशन किसी पॉइंट पर कैसे निकाली जाती है, किसी भी रोप में किसी पॉइंट पर टेंशन निकालने का तरीका। तो उसका मैंने आइडिया लिखा हुआ है, ये न्यूमेरिकल करने के तरीके हैं, ताकि ऐसे क्वेश्चन दोबारा कभी आए तो आप मेरे से डाउट ना पूछो कि क्या करना है।
मैंने करके दिखा दिया है किस तरीके से करना है, और मैंने हॉरिजेंटल स्ट्रिंग भी ले ली है और वर्टिकल स्ट्रिंग भी ली है। यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिंग है, यहाँ पर हॉरिजेंटल स्ट्रिंग है, और यहाँ पर इंक्लाइंड स्ट्रिंग्स हैं। तो जितने केसेस बन सकते थे मैंने सारे केसेस सबने सॉल्व कर दिए। तो मैं तो ये ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कि इससे डिफरेंट न्यूमेरिकल नहीं आएगा कहीं पर। जेई तक के एग्जाम में, जेई एडवांस तक के एग्जाम में इससे डिफरेंट नहीं आएगा। चलिए बाकी अब अगली क्लास में है ना।